हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग। क्या हाल है भैया? सर फिर से बता दो। कुमार जी क्या बता दे आपको? बताओ फिर से, अभी तो स्टार्ट किया है, गुड इवनिंग बोलिए, फिर से बता दो। निर्माण। सर हमारे यहाँ बहुत ठंडी हो गई है। सर एनिमेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ये होता है। और एमिनेशन का मतलब होता है अमीन समूह का जुड़ना। सर ये पीछे क्या है? पीछे मेरे पूर्वज है, तुम्हारे पूर्वज है, विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके जी, चलें। सर ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और काफी बोरिंग भी है, मैं पहले बता दूं। ध्यान से सुन लो। ये चैप्टर कईयों को इंटरेस्टिंग भी लगता है, कईयों को बोरिंग भी लगता है, तो टोटली डिपेंड्स कि भैया कौन इंटरेस्टिंग वे में इसको चीज को समझने की कोशिश करेगा और कौन अपने लिए बोरिंग बना लेगा। ठीक है, ओके जी, चलें स्टार्ट करें बेटा। आइए आइए। सो बेटा हम लोगों ने कल ये चैप्टर विकास चैप्टर स्टार्ट किया था, और इस विकास चैप्टर में सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि बेटा विकास चैप्टर जो है, इस विकास चैप्टर के टोटल 4 भाग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जिसमें हम लोगों ने पहला भाग स्टार्ट किया था क्या? जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने किसकी बात करी थी? ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, और उस पर जीवन की उत्पत्ति कैसे होगी। तो जीवन की उत्पत्ति कैसे होगी उसके लिए कई सारे क्या आए थे? सिद्धांत आए थे। जिसमें पहला था जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत में पहला था विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत, ये मैंने आपको बताया था। कॉस्मिक पेंसपर्मिया सिद्धांत ये बता दिया था। स्वतः जनन सिद्धांत ये बता दिया था। उसके बाद जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, बायोजेनेसिस का सिद्धांत ये बताया, जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ लुईस पास्चर ने दिया था। आपका हंसग्रीवा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि वास्तव में कौन सा सिद्धांत है जो बताता है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो वो ये वाला सिद्धांत था। कौन सा? आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है कि जीवन की उत्पत्ति जो है वो 3 चरणों में हुई है, और वो 3 चरण कौन-कौन से हैं? वो है रासायनिक विकास, जैविक विकास, कार्बनिक विकास। अब ये जो रासायनिक विकास था इसको डिटेल में समझाया था आपके इस सिद्धांत में, जो किसने दिया था? ओपेरन और हेल्डेन ने दिया था। इस पुस्तक में दिया था। क्या क्या चीजें उन्होंने बताई थी, यानी अब कुल मिलाकर हम यहां पर सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं? रासायनिक विकास की बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं किसकी? आज के लेक्चर की। किसके साथ में? केमिकल इवोल्यूशन के साथ में, रासायनिक विकास के साथ में। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है जी, चलें। हाँ जी, स्टार्ट करें। चलें सर। और कितने बड़े चैप्टर हैं बायोलॉजी में, और भी कई सारे चैप्टर हैं इसमें, बायोलॉजी में बड़े बड़े चैप्टर हैं। सर आप खुश हैं? हाँ बेटा आज मैं खुश हूं, क्योंकि आज शाम को क्लास मिल रही है ना, इस वजह से मैं खुश हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। आइए सर, ये स्टार्ट करते किसकी बात करते हैं? केमिकल इवोल्यूशन की। सर नाम में देखिए क्या लिखा हुआ है? केमिकल इवोल्यूशन, यानी इस इवोल्यूशन में हम किसकी बात करेंगे? केमिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये जो केमिकल इवोल्यूशन जो है, ये जो रासायनिक विकास जो है, ये रासायनिक विकास को बांटा गया था कितने भागों में? 5 चरणों में। 5 चरणों में इस रासायनिक विकास को बांटा गया था। अब कौन कौन से चरण थे? सबसे पहले थी परमाणु अवस्था। ध्यान से सुनना बेटा, एक बार ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। सबसे पहले परमाणु अवस्था, फिर इसके बाद कौन सी आई थी? सर अणु अवस्था। फिर अणुओं से मिलकर क्या आए थे? सर यौगिक अवस्था। कौन से? प्रथम, या हम बोलेंगे क्या? अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड, या हम बोलेंगे क्या? सर्वप्रथम कार्बनिक पदार्थ। सर्वप्रथम कार्बनिक पदार्थ, या सर्वप्रथम कार्बनिक पदार्थ अवस्था। फिर इसके बाद क्या आई थी? सरल कार्बनिक पदार्थ अवस्था। सरल कार्बनिक पदार्थ अवस्था, सरल कार्बनिक पदार्थ अवस्था। फिर इसके बाद आई थी क्या? आपकी जटिल कार्बनिक पदार्थ अवस्था। तो इस तरीके से बेटा यहां पर कुल मिलाकर यहां पर ये 5 अवस्थाओं में हमने रासायनिक विकास को बांटा है। किसको? इस रासायनिक विकास को हम लोगों ने 5 अवस्थाओं में इस तरीके से बांटा है। ये हमारा रासायनिक विकास, इसको हम 5 अवस्थाओं में बांटते हैं। ठीक है जी, तो एक ओवरव्यू दिमाग में तैयार लेकर चलिएगा। ठीक है, थैंक यू अर्पित, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी सर, इस चैप्टर से क्या टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे? नहीं बेटा, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 8 चैप्टर आएंगे जो तक पढ़ाए गए उनसे आएंगे, जो बड़े बड़े चैप्टर सारे आपके। 1-2 चैप्टर हैं जो छोटे हैं, जैसे आपका जनन स्वास्थ्य छोटा चैप्टर था, बाकी ऑलमोस्ट आपके बड़े चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और कल 12 बजे जिसको मानव जनन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, यूट्यूब पर आकर चेकआउट कर लीजिएगा, मानव जनन के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, और बाकी संडे को टेस्ट जो है अच्छे से देना है आप लोगों को। ठीक है, अच्छे से देना है, 470 से ज्यादा मार्क्स लेकर आने, तभी A स्टार बैच में आओगे, नहीं तो अगर A स्टार में ऑलरेडी हो और 470 से कम आए तो निकाल भी दिए जाओगे। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। प्लीज जॉस बटलर, शिवम गुप्ता, थोड़ी देर के लिए शांति रखना, प्लीज थोड़ी देर के लिए। ठीक है सर, नोट साथ साथ बनाए या बाद में राहुल, बाद में। अभी प्लीज फोकस करिएगा, चैप्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, उठपटांग क्वेश्चन सोचेंगे अपने दिमाग में, तो ये वेस्ट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, हाँ जी, रासायनिक विकास की बात कर रहे हैं। रासायनिक विकास, केमिकल इवोल्यूशन, जो ओपेरन और हेल्डेन ने बताया था। उन्होंने बोला इस रासायनिक विकास के टोटल कितने चरण हैं? 5 चरण हैं। सबसे पहला चरण है परमाणु अवस्था, फिर अणु अवस्था, फिर सर्वप्रथम कार्बनिक पदार्थ अवस्था, फिर सरल कार्बनिक पदार्थ अवस्था, फिर जटिल कार्बनिक पदार्थ अवस्था। इस तरीके से यहाँ पर ये टोटल 5 अवस्थाएं हैं। अब सबसे पहली अवस्था जो है वो कौन सी है? परमाणु अवस्था। सबसे पहली जो अवस्था है वो कौन सी है? परमाणु अवस्था है। अब परमाणु अवस्था यानी एटॉमिक स्टेज, सबसे पहली जो स्टेज है वो कौन सी है? परमाणु अवस्था यानी एटॉमिक स्टेज है। देखिए ओपेरन और हेल्डेन जो है, अब आप बोलेंगे सर ये सारी चीजों ये जब हो रहा था उस टाइम वैज्ञानिक थोड़ी ना थे, तो हमको कैसे पता लगा कि ये परमाणु मिल रहे थे, कौन से अणु बने थे, कौन सा सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ बना? बेटा इसके ऊपर रिसर्च की गई होगी ना, एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे ना, कई सारे वैज्ञानिकों का दिमाग लगा होगा ना, तो उन एक्सपेरिमेंट से, उन रिसर्च से ये सारी चीजें हमें पता लगी है। तो उन्हीं जो चीजों को पता लगा है वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले परमाणु अवस्था, वैज्ञानिकों ने ये माना रिसर्च करने के बाद में कि जो अर्ली अर्थ जो थी, कौन सी? प्राथमिक अर्थ जो थी, सबसे पहली पृथ्वी जो थी, प्राचीन पृथ्वी जो थी, उस प्राचीन पृथ्वी पर क्या मिल रहे थे? सर परमाणु मिल रहे थे, एटम्स मिल रहे थे। सर किसके एटम्स मिल रहे थे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे क्या मिल रहे थे? आपके परमाणु मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, ये सारे के सारे क्या मिल रहे थे? आपके परमाणु मिल रहे थे। ठीक है जी, क्या मिल रहे थे यहाँ पर? ये सारे के सारे इस तरीके से क्या मिल रहे थे? परमाणु मिल रहे थे। किसपे? अर्ली अर्थ पे। ये चीज यहाँ पर लिखी हुई परमाणु अवस्था, सबसे पहली अवस्था। रासायनिक विकास के कितने चरण? 5 चरण, जिसमें सबसे पहली अवस्था परमाणु अवस्था, एटॉमिक स्टेज। क्या लिखा हुआ है कि प्राचीन पृथ्वी पर परमाणु मिल रहे थे, प्राचीन अर्थ जो थी उस पर क्या मिल रहे थे? परमाणु मिल रहे थे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि सबसे ज्यादा जो परमाणु मिल रहा था, सबसे ज्यादा एटम जो मिल रहा था अर्ली अर्थ पर, वो कौन था? तो वो याद रखना है आपने, कौन मिल रहा था? हाइड्रोजन मिल रहा था। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु है, कार्बन का भी परमाणु है, हाइड्रोजन का भी है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, ये सब कुछ था, लेकिन सबसे ज्यादा जो मिल रहा था वो कौन सा मिल रहा था बेटा? हाइड्रोजन का क्या मिल रहा था? परमाणु मिल रहा था। ये चीज याद रखना, भूल मत जाइएगा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि पहली अवस्था जो थी वो कौन सी थी? एटॉमिक स्टेज, जिसमें बताया गया वैज्ञानिकों ने रिसर्च करिए भैया, मैं डायरेक्टली अपने बिहाफ पर थोड़ी ना बता रहा हूं, जो रिसर्च की गई है उससे एक्सपेरिमेंटेशन से जो रिजल्ट आया उस बेसिस पर ये बताया गया कि स्टार्टिंग में इस अर्थ पर क्या मिल रहे थे? एटम्स मिल रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा जो एटम मिल रहा था वो कौन सा मिल रहा था? हाइड्रोजन का मिल रहा था। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, सबसे ज्यादा परमाणु अगर हाइड्रोजन का मिल रहा था तो ये हाइड्रोजन का परमाणु, ध्यान से सुनना, ये हाइड्रोजन का परमाणु, सर सल्फर नहीं था? सल्फर भी था मेरे भाई, सब कुछ था, जितने भी एटम्स थे सारे मिल रहे थे। बात आ रही है, ध्यान से सुनना, बात आ रही है, सर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन जो था ये हाइड्रोजन क्या कर रहा था? बेटा इस हाइड्रोजन ने, ध्यान से सुनना, इस हाइड्रोजन ने
हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा और क्या बना दिया, हाइड्रोजन का क्या बना दिया, अणु बना दिया। मैं भाई मोहम्मद नवाज, बेटा शर्म कर थोड़ी सी। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु मिलकर हाइड्रोजन का क्या बन चुका था, अणु बन चुका था। किसका निर्माण हो गया था, हाइड्रोजन के अणु का निर्माण हो गया। चलो जी ठीक है, और क्या हुआ सर, और क्या हुआ मेरे भाई, ये जो हाइड्रोजन जो था इसने सारी की सारी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लिया। जैसे नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन का अणु बना दिया, और ये हाइड्रोजन जो है ये सारा का सारा रिएक्ट करके किसके साथ, ये हाइड्रोजन का अणु जो है ये सारी की सारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, जल का अणु बना दिया। अब आप मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, सारी की सारी ऑक्सीजन के एटम खत्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन थी उन सारी की सारी ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ गया मेरे भाई, हाइड्रोजन का अणु जुड़ गया है। तो आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, फटाफट मुझे बताइएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, क्या इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन बची कि नहीं बची? रवि भारती, मैं यहां से भी निकाल दूंगा, समझ में आ गई ना बात? ठीक है, यहां से भी निकाल दूंगा जो तुमने लिखा था ना बेटा, समझ में आ गई बात? मैं यहां से भी निकाल दूंगा, चुपचाप शांति से पढ़ ले। उसमें से निकाला, मैं यहां से भी निकाल दूंगा, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं तेरे को, ठीक है? मैं अगर यहां पर स्टेटमेंट बोल दूंगा जो तुमने क्लास में लिखा था, तो मैं यहां से भी क्लास से बाहर निकाल दूंगा। तो इट्स बेटर कि चुपचाप क्लास में बैठकर ध्यान से सुन लो, पढ़ाई कर लो। हाँ जी, क्या यहां पर कोई ऑक्सीजन का परमाणु बचा? नहीं सर, जितनी भी ऑक्सीजन के परमाणु थे सारे ऑक्सीजन के परमाणु के साथ हाइड्रोजन ने रिएक्ट करके क्या बना दिया, वाटर बना दिया था। अब इस बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि दूसरी अवस्था कौन सी आ गई, दिमाग लगा, पहली अवस्था कौन सी थी, परमाणु अवस्था, अब दूसरी अवस्था कौन सी आ गई है सर, अणु अवस्था आ गई है, या आणविक अवस्था आ गई है। कौन सी अवस्था आ गई सर, आणविक अवस्था आ गई, मॉलिक्यूलर स्टेज आ गई, मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो गया, इसका निर्माण हो गया सर, मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो गया, अणुओं का निर्माण हो रहा है। तो ये चीज मत भूलना, इस पृथ्वी पर जब आणविक अवस्था आई थी तो उस टाइम पर सारी की सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। ठीक है सर, आपने कहा था उस टाइम ऑक्सीजन नहीं थी, मेरे भाई ऑक्सीजन का एटम था, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं था, ये बोल रहा हूं मैं। ठीक है, हम ऑक्सीजन जो नॉर्मली बोलते हैं ना, क्या ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं मींस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं है। अभी प्रेजेंटली जो आपको ऑक्सीजन मिल रही है वो किस रूप में मिल रही है, अणु के रूप में मिल रही है। तो अणु जो था, ऑक्सीजन का अणु जो था वो नहीं मिल रहा था, क्या मिल रहा था, ऑक्सीजन का एटम मिल रहा था। अब ये ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन के एटम के साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना सकता था, हां सर बना सकता था, लेकिन बनाने नहीं दिया। किसने नहीं बनाने दिया, हाइड्रोजन ने। ये हाइड्रोजन फटाफट 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 इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। तो जितनी भी ऑक्सीजन की एटम थी सारी की सारी खत्म हो गई। क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि उस टाइम पर प्राचीन पृथ्वी पर वातावरण कैसा था, जरा सोचिए, क्या ऑक्सीकारी था या नहीं था, जरा दिमाग लगाइए, ऑक्सीडाइजिंग था कि रिड्यूसिंग था, दिमाग लगा, वातावरण कैसा हो गया था, रिड्यूस हो गया था, ऑक्सीडाइज। अरे भैया हाइड्रोजन का काम क्या होता है, रिडक्शन, रिड्यूस करना, ऑक्सीजन का काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तोड़ देना। अब आप खुद मुझे बताइए वातावरण कैसा था, सबसे ज्यादा अगर हाइड्रोजन मिल रही है तो उसकी वजह से वातावरण कैसा है सर, रिड्यूसिंग है। ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया, उसके साथ में जुड़कर उसको वाटर में बदल दिया है। उसी के साथ ये कहीं ना कहीं किसके साथ रिएक्ट करेगा सर, इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, इसके साथ भी रिएक्ट करेगा। तो कुल मिलाकर बात जो आ रही थी, समझने वाली बात जो थी कि सर परमाणु अवस्था तो समझ में आ जाती है। अब इसके बाद जो दूसरी अवस्था होती है उसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, आणविक अवस्था, मॉलिक्यूलर स्टेज, जिसमें हाइड्रोजन बहुत ज्यादा था, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना सकता था, लेकिन नहीं बनाने दिया किसने, हाइड्रोजन ने। ये सीधा ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और क्या बना दिया, वाटर, यानी जल का निर्माण कर दिया। याद रखना, सारी ऑक्सीजन के परमाणु जो थे सारे के सारे खत्म हो गए थे। एनवायरमेंट कैसा हो चुका था सर, वातावरण जो था वो रिड्यूसिंग हो चुका था। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बची ही नहीं थी। डन सर, और क्या बना था बेटा, ये हाइड्रोजन का अणु जो है ऑक्सीजन के परमाणु के साथ रिएक्ट करके वाटर बना दिया, साथ ही साथ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना दिया। क्या बना दिया, वाटर भी बनाया, अमोनिया भी बनाया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट के जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्या इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम बनने वाला, ध्यान से सुनना, इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम बनने वाला अकार्बनिक यौगिक कौन था? तो याद रखना, प्रथम अकार्बनिक यौगिक जो थे वो ये थे, कौन थे, वाटर और अमोनिया। ये याद रखना, भूल मत जाइएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो यौगिक बने, अकार्बनिक बने थे, और वो कौन थे, वाटर था और अमोनिया था। जल और अमोनिया सबसे पहले इस पृथ्वी पर जो अकार्बनिक यौगिक बने थे। सर अणु हो गया, अब अणु से क्या बनेंगे, यौगिक नहीं बनेंगे? हाँ सर यौगिक बनेंगे। और मैंने तेरे को कल बताया था कि पहले जो यौगिक बनेंगे, पहले जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कैसे बने थे, अकार्बनिक बने थे। जैसे जल बना, जैसे अमोनिया बना। कैसे जल बना था, वाटर कैसे बना था, जितने भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे वो ऑक्सीजन के एटम के साथ में जुड़कर क्या बना दिए थे, इस कंपाउंड को बनाया। जितने भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे वो नाइट्रोजन के एटम के साथ जुड़ के अमोनिया बना दिए। डन। सर क्या इस टाइम पे सल्फर बैक्टीरिया थे? बेटा क्या हमने जीवन पैदा कर दिया? शबाना आप मुझे बताइए, तुमको कोई बात समझ में आना कि नहीं आना? क्या हमने यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति कर दी? क्या हमने कोशिका पैदा कर दिया? बेटा बोलो, हाँ जी बोलो, क्या हमने यहाँ पर कोई कोशिका पैदा कर दिया अभी? सर पहला कौन था, जल था क्या अमोनिया था? पहला जल था। याद रखना, पहला कौन था मेरे भाई, फर्स्ट किसको माना जाता है, जल को। सेकंड इसको माना जाता है, लेकिन कई बुक्स में इन दोनों को पहला बोल दिया जाता है, तो इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन होता है। तो आप याद रखना, इन दोनों को साथ साथ लेकर चलना। ये पहले अकार्बनिक यौगिक बने थे। अगर इन दोनों में से कोई पूछे कि इन दोनों में से पहला कौन बना था, तो पहले कौन बना था, जल बना था। याद रखिएगा, पहले कौन बना था, जल। सेकंड नंबर पर कौन बना था, अमोनिया। ठीक है, अब आप बोलेंगे भैया यहाँ तक की बात समझ में आ गई, जरा एक बार थम्स अप के साथ में बता दीजिएगा, थम्स अप के साथ में बता दीजिएगा। नहीं आई तो मैं फटाफट जल्दी से रिपीट कर रहा हूं। देख मेरे भाई, देख जल्दी सुनना। फर्स्ट क्या मिल रहे थे सर, एटम्स। इधर सुना, क्या मिल रहे थे, एटम्स। कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फेट, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, ये सारे के सारे एटॉमिक फॉर्म में मिल रहे थे। ठीक है जी। फिर हमने बोला एटम्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा कौन मिल रहा था, सबसे ज्यादा ये मिल रहा था, मैक्सिमम ये मिल रहा था। अब ये मैक्सिमम मिल रहा है तो ये आपस में भी रिएक्ट करा होगा। ये सर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया, यानी मॉलिक्यूलर स्टेज आ गई। कौन सी स्टेज आ गई है, मॉलिक्यूलर स्टेज आ गई। ये एटॉमिक स्टेज थी। कौन सी स्टेज थी सर, एटॉमिक स्टेज थी। ये कौन सी स्टेज थी, मॉलिक्यूलर स्टेज थी। अब मॉलिक्यूल्स आगे चलकर क्या बनाएंगे सर, कंपाउंड बनाएंगे। हाँ सर बनाएंगे। अब कंपाउंड याद कर, तुमने दो प्रकार के पढ़े हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक, एक होते हैं इनऑर्गेनिक, एक होते हैं कार्बनिक और एक होते हैं अकार्बनिक, है ना, होते हैं ना दो प्रकार के, एक ऑर्गेनिक होते हैं, एक इनऑर्गेनिक होते हैं, कार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। तो इसके बाद हम क्या लेंगे सर, तीसरी अवस्था लाएंगे, लेकिन कौन सी, कंपाउंड। अब इस पृथ्वी पर पहले जो कंपाउंड बने, यौगिक जो बने थे, वो कार्बनिक नहीं बने थे, वो पहले कौन बने थे, अकार्बनिक बने थे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम यहां पर हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल जो था ये रिएक्ट कर रहा था सारी की सारी ऑक्सीजन के साथ में। जितनी भी ऑक्सीजन थी सारी की सारी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर गया। सारी ऑक्सीजन
सारी ऑक्सीजन के परमाणु के साथ में, और रिड्यूस कर दिया इसको। क्या कर दिया इसको? रिड्यूस कर दिया और बदल दिया किसमें? सर इसको बदल दिया किसमें? जल में, वाटर में। अब याद करिए, आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा था? हाँ सर, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा था। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में याद कर, उस टाइम भी मैंने तेरे को बताया था, एक जीव के अंदर दो तरीके के पदार्थ थे, कार्बनिक एक अकार्बनिक। कार्बनिक में याद कर क्या थे? प्रोटीन्स आए थे, न्यूक्लिक अम्ल आए थे, कार्बोहाइड्रेट्स आए थे, लिपिड्स आए थे, ये आए थे ना? याद आ रहा है? 70 to 90 आपके 10 to 15% कौन मिल रहा था, 5 to 7% कौन मिल रहा था, 3% कौन मिल रहा था, 2% कौन मिल रहा था, चार चीजें याद है। हाँ सर। उसके बाद याद कर 70 to 90% कौन था? अकार्बनिक यौगिक था। कौन था? जल नहीं था। हाँ सर। और क्या थे? आयंस नहीं थे। हाँ सर। लवण नहीं थे। हाँ सर। तो ये सबसे पहला जो अकार्बनिक यौगिक बना, यौगिक कौन सा बना है सर? यहाँ पर जो यौगिक बना है वो कौन सा बना है सर? अकार्बनिक। कौन सा बना है सर जी? अकार्बनिक यौगिक बना है। यहाँ पर कौन सा यौगिक बना है सर? अकार्बनिक यौगिक बना है। यहाँ पर कौन सा बना था सर? जल बना था। और भी बना। और कौन बना सर? ये जो हाइड्रोजन जो थी, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है, ये नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करा और बदल दिया इसको किसमें? अमोनिया में। तो ऐसा माना जाता है कि ये आपके फर्स्ट क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्या? फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो बने थे इस पृथ्वी पर, वो कौन बने थे मेरे भाई? जल और अमोनिया बने थे। डंडन डंडन। यहां तक की बात समझ में आ गई है? ठीक है जी, चले आगे। चलिए, परमाणु कहां से आ रहे थे? बिग बैंग सिद्धांत में क्या कहा गया था? क्या मिला था? सघन गैसों का पुंज मिल रहा था। अब ये जो पुंज, अब ये कहां से आया, इसका कोई आंसर नहीं पता कि सर ये एटम्स कहां से आए हैं। इसका कुछ कोई हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये एटम्स कहां से आए हैं। ठीक है, डन। बिग बैंग सिद्धांत ने ये बोला क्या? गैसेस मिल रही थी, टूटी हैं, जिसकी वजह से किसका निर्माण हुआ था? परमाणु का, यानी एटम्स का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है जी, चले आगे। डंडन डंडन। कौन सी स्टेज है सर? कंपाउंड स्टेज है। अभी सुन, कंपाउंड जो तूने बनाया है, यौगिक जो बनाया है, वो कौन सा बनाया है सर? अकार्बनिक यौगिक बनाया है, जिसमें आपने जल बना दिया, अमोनिया बना दिया। अब सुनो, आप मुझे बताइएगा, प्राचीन पृथ्वी पर, प्राचीन जो पृथ्वी जो थी, प्राचीन पृथ्वी जो थी, उस प्राचीन पृथ्वी पर दिमाग लगा, फटाफट सोच, उस प्राचीन पृथ्वी पर क्या हमारी इस पृथ्वी पर क्या सूर्य की किरणें आ रही थी? हाँ सर, अभी भी तो आती हैं। लेकिन क्या उस प्राचीन पृथ्वी पर क्या पराबैंगनी किरणें आ रही थी? सोचो, क्या पराबैंगनी किरणें आ रही थी? हाँ जी, सोचो, क्या पराबैंगनी किरणें आ रही होंगी या नहीं आ रही होंगी? ऑब्वियसली बात आ रही होंगी। आप ये जानते हैं, 10वीं कक्षा में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्या पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम कौन करती है? ओजोन करती है। क्या हमने अभी तक ओजोन बनाई? नहीं सर, अभी तक ओजोन तो नहीं बनाई है, यानी पराबैंगनी किरणें आ रही थी। अब पराबैंगनी किरणें जब आएंगी और साथ साथ इस पृथ्वी पर ज्वालामुखी फट रहे थे, क्या फट रहे थे सर? ज्वालामुखी फट रहे थे, ज्वालामुखी थे, पराबैंगनी किरणें आ रही थी, कॉस्मिक किरणें आ रही थी, एक्सरे किरणें आ रही थी, ये सारी किरणें आ रही थी। प्लस साथ साथ यहां पर सोच, थंडर स्टॉर्म, या मैं बोलूंगा लाइटनिंग हो रही थी, जिसको हम क्या बोलेंगे? बिजली कड़कना, बिजली गिर रही थी। हाँ सर, बिजली गिर रही थी, जिसको हम सिंपल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइटनिंग हो रही थी। अब आप मुझे बताइएगा, इन सारी कंडीशंस के फलस्वरूप इस पृथ्वी का, प्राचीन पृथ्वी का तापमान क्या ज्यादा होगा या कम होगा? हाँ जी, दिमाग लगाइए जल्दी से, फटाफट। सर ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी में भी आती है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर दूसरे पार्ट को क्यों नहीं तोड़ती? किसने कहा नहीं तोड़ती? तो मेरे भाई तेरे अंदर बॉडी के अंदर ग्लूकोज क्यों नहीं तोड़ती? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल लिया जाता है। इसमें नहीं तोड़ती? तेरे शरीर में जो एनर्जी बन रही है वो किससे बन रही है सर? ग्लूकोज टूटने से बन रही है, ऑक्सीजन तोड़ रही है ना भाई। हाँ भाई, टेंपरेचर ज्यादा होगा कि कम होगा? यस सर, टेंपरेचर जो है वो ज्यादा होगा। अब आप मुझे बताइएगा, अगर टेंपरेचर ज्यादा होगा और पृथ्वी पर तुमने जल बना दिया है, क्या ये जल भाप के रूप में उड़ेगा? भाई तुमने इस अवस्था में क्या बना दिया सर? जल बना दिया हमने। हाँ सर, जल बना दिया। और जल अगर आपने बना दिया है और तब पृथ्वी का तापमान ज्यादा है, तो क्या ये जल वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा? हाँ सर, भाप के रूप में, वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा। हाँ सर, जाएगा। कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन, किसी प्रकार की दिक्कत? चलें आगे। अब जरा सोचिए, अगर ये वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा तो ऊपर किसका निर्माण होगा सर जी? बादलों का। सर जी, बादलों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा गुरु? बादलों का निर्माण होगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? है ना, होगा। मतलब ये क्लाउड बनने के बाद में लाइटनिंग होगी, ऑब्वियसली बात है। लाइटनिंग पहले थोड़ा हो जाएगी, लाइटनिंग कब होगी? जब बादल बन जाएंगे उसके बाद में क्या होगी? लाइटनिंग होगी। यानी पहले इस पृथ्वी पर मेनली ज्वालामुखी के फटने से, पराबैंगनी किरणों के आने से पृथ्वी का तापमान ज्यादा था। जल जो है ऊपर गया, ऊपर जाकर क्या बनाया? क्लाउड्स बनाए, बादल बनाया। अब वो बादल जो है वो संघनित होकर क्या करेंगे? कंडेंसेशन होकर क्या करेंगे सर? नीचे बारिश भेजेंगे और साथ साथ लाइटनिंग भी होगी। फिर लाइटनिंग होगी तो और टेंपरेचर बढ़ेगा, और टेंपरेचर बढ़ेगा तो और जल ऊपर जाएगा, और जाएगा तो और बादल बनेंगे, और बादलों से और बारिश होगी। यानी ये प्रक्रिया एक दिन की तो है नहीं सर। कितने दिन लग रहे थे? करोड़ों साल लग रहे थे इसमें। सोच, करोड़ों साल लग रहे हैं इस प्रक्रिया में। ऐसा नहीं है कि आज बेटा पानी, आज बेटा जल ऊपर गया, कल जो है बादल बन गए, परसों जो है बारिश आ गई। ऐसा नहीं है, 2-3 दिन का खेल नहीं है ये। खेल जो है ये करोड़ों साल का है। ठीक है, करोड़ों साल लग रहे हैं इस प्रोसेस में, करोड़ों साल। सोच, एक दिन निकालना भारी पड़ जाता है, एक हफ्ता निकालना भारी पड़ जाता है, अरे एक महीना निकालना भारी पड़ जाता है, अरे एक साल निकालना भारी पड़ जाता है, अरे 100 साल निकालना भारी पड़ जाएगा, 1000 साल, 10,000 साल, 10 लाख साल, 1 करोड़ साल, ऐसे 100 करोड़ सालों में ये सारा काम हो रहा है मेरे भाई। एक दिन का काम नहीं है। ठीक है, तो फाइनली अब आप मुझे बताइए, ये सारी चीजें होने के बाद में दिमाग लगाना, सोचना, आराम से सोचना, क्या ये बादल नीचे क्या भेज रहे हैं सर? वर्षा भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं सर? वर्षा भेज रहे हैं, रेन भेज रहे हैं। रेन नीचे आ रही है, आ रही है रेन। हाँ सर, टिप टिप वर्षा, पानी, पानी में आग लगानी। हाँ भाई, नीचे कौन आनी सर? वर्षा आनी। आ गई वर्षा। रुक जाओ, रुक जाओ, तसल्ली, एक सेकंड को आगे बढ़ते पहले आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना है? कार्बाइड, नाइट्राइड। मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों ने ये वर्ड सुने होंगे, कार्बाइड, नाइट्राइड। क्या ये वर्ड सुने हैं? शिवानी पांडे जब नोट्स मिल जाएंगे तो उसमें से देखना बेटा कैसे लिखेंगे। ठीक है, अभी पहले फोकस करो समझने पर। ठीक बेटा, ठीक है शिवानी, पहले सुन तो लो, समझ तो लो, नोट से सारे मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको समझने की कोशिश करो मेरे भाई। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये वर्ड सुने हुए हैं? सुने हुए हैं, कार्बाइड, नाइट्राइड। व्हाट इज कार्बाइड? चलो बताओ फिर आंसर। व्हाट इज कार्बाइड? याद रखना, जब कार्बन किसके साथ रिएक्ट करे? धातु के साथ में। किसके साथ में? धातु के साथ में रिएक्ट करे। किसके साथ में रिएक्ट करे? धातु। स्पेसिफिकली कौन? एल्यूमिनियम के साथ में। स्पेसिफिकली कौन? एल्यूमिनियम के साथ में। तो जब कार्बन एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? कार्बाइड बनता है। सिमिलरली जब नाइट्रोजन किसके साथ में रिएक्ट करती है? धातु के साथ में। कौन से धातु के साथ में? लिथियम के साथ में, तो बनता है नाइट्राइड। ये स्पेसिफिकली याद रखिएगा, मेरे ख्याल से आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कार्बाइड नाइट्राइड कैसे बनते हैं। जब कार्बन धातु के साथ रिएक्ट करे तो कार्बाइड, नाइट्रोजन धातु के साथ रिएक्ट करे तो नाइट्राइड बनता है। कौन सा धातु? अगर पता नहीं है तो याद रखना, स्पेसिफिकली कौन? एल्यूमिनियम धातु के साथ में रिएक्ट करती है तो कार्बाइड, और लिथियम के साथ में रिएक्ट करती है नाइट्रोजन तो क्या बनता है? नाइट्राइड। चलो जी, अब आप मुझे बताइएगा आगे बढ़ने से पहले, इस पृथ्वी पर एटम्स थे? हाँ सर। एटम खत्म तो नहीं हुए ना? कहीं आप ये सोच रहे एटम खत्म हो गया? हाँ, एक एटम खत्म हो गया था। कौन सा? ऑक्सीजन का एटम खत्म हो चुका था, क्योंकि सारा का सारा ऑक्सीजन का एटम जो था वो रिड्यूस हो चुका था किसमें? जल में। ठीक है, अब देखिएगा यहां तक की अवस्था हम लोगों ने देखी, जल बन गया। हाँ सर, जल बन गया। अमोनिया बन गई। हाँ सर, अमोनिया बन गई। अब क्या होगा गुरु? अब होगा क्या? ये कार्बन
धातु के साथ जुड़कर कार्बाइड बनाए, ये नाइट्रोजन लिथियम धातु के साथ में जुड़कर नाइट्राइड बनाए। डन। इधर देखना मेरे भाई, इधर देख, इधर देख। यहां तक की अवस्था समझ में आ गई थी? हां सर। क्या बना दिया? यौगिक कौन सा? अकार्बनिक। इसके बाद में क्या हुआ? मैंने बोला इस प्राचीन पृथ्वी पर कार्बन मिल रहा था, हां धातु मिल रहे थे, हां नाइट्रोजन मिल रहा था, धातु मिल रहे थे, ये आपस में रिएक्ट करके कार्बाइड नाइट्राइड बना दिया। हां सर, कार्बाइड भी बन गया, नाइट्राइड भी बन गया, और साथ साथ ऊपर से क्या आ रही है सर? वर्षा आ रही है। सर वर्षा कैसे आ गई? पृथ्वी का तापमान ज्यादा था, जल जो है भाप बनकर ऊपर उड़ा, बादल बने, बादल जो है नीचे क्या भेजे सर? पानी भेजे, यानी रेन आई, वर्षा आई। अब आप मुझे बताइए ये वर्षा जब नीचे आएगी तो किसके साथ टकराएगी? अरे भैया ये कहां से आई, ये कहां से है? बोल तो दिया यार को। ये सारे के सारे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, ये सब कुछ एटॉमिक फॉर्म में मिल रहे थे इस पृथ्वी पर। ये सब कुछ कहां पर मिल रहे थे? एटॉमिक फॉर्म में मिल रहे थे इस पृथ्वी पर। ये धातु मिल रहे थे इस पृथ्वी पर। सोचो क्या बोला? ये वर्षा जब नीचे आएगी तो ये टकराएगी किसके साथ में? रेन टकराएगी कार्बाइड के साथ में, रेन टकराएगी नाइट्राइड के साथ में, और कार्बाइड और वाटर जब टकराएंगे तो बनेगा आपका मीथेन, और नाइट्राइड और रेन जब टकराई थी तो बना था हाइड्रोजन साइनाइड। अब आप मुझे बताइएगा मिथेन और हाइड्रोजन साइनाइड क्या ये कार्बनिक यौगिक हैं या अकार्बनिक यौगिक हैं? दिमाग लगाना, सोचो। चलिए अर्थ पर टकराएंगे, यस, और उस अर्थ पर क्या है? कार्बन इस धातु के साथ जुड़कर कार्बाइड बना चुका है, नाइट्रोजन लिथियम के साथ में जुड़कर नाइट्राइड बना चुका है। अब इन दोनों के साथ में ऊपर से जो वर्षा आ रही है, वो वर्षा जब इनके साथ में टकरा रही है, जल इनके साथ में जुड़ रहा है, वाटर इसके साथ में कार्बाइड के साथ में जुड़कर क्या बनाया? अमोनिया बनाया। वाटर नाइट्राइड के साथ में जुड़कर हाइड्रोजन साइनाइड बनाया। मेरे भाई ये सबसे पहले बनने वाले कौन है? ऑर्गेनिक मटेरियल है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल है? कार्बनिक यौगिक है कि अकार्बनिक है? आपको पता लग रहा है कि सर ये सबसे पहले बनने वाले कार्बनिक यौगिक थे। तो मेरे भाई ये अभी कौन सी अवस्था चल रही है सर? तीसरी। कौन सी अवस्था चल रही है? तीसरी। हमें क्या बनाने? यौगिक। सबसे पहले यौगिक कौन सा बना सर? सबसे पहले जो यौगिक बने थे वो कैसे थे सर? हमारे अकार्बनिक बन गए थे। वाटर, अमोनिया। वाटर ऊपर गया, इवेपोरेट हुआ, बादल बनाए, बादलों से फिर वापस से नीचे कौन आया सर? वाटर आया। जब वो नीचे आया तो किसके साथ टकराया सर? कार्बाइड नाइट्राइड के साथ टकराकर क्या बना दिया सर जी? सर जी मीथेन और हाइड्रोजन साइनाइड बना दिया। सर हाँ जी क्या बना दिया? हाइड्रोजन साइनाइड बना दिया। अब आप मुझे बताइएगा फर्स्ट सबसे पहला प्रारंभिक कार्बनिक यौगिक जो बना था वो कौन बना था? जल जब कार्बाइड और नाइट्राइड के साथ में रिएक्ट करा तो सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक था वो कौन बना था? मीथेन। ये है नीट का सवाल, ये है नीट का सवाल कि सबसे पहले कौन बना था? मीथेन बना था, फिर कौन बना था? हाइड्रोजन साइनाइड बना था। फर्स्ट ऑर्गेनिक मटेरियल जो बना था वो कौन बना था? मीथेन। सेकंड ऑर्गेनिक मटेरियल जो बना था वो कौन बना था? हाइड्रोजन साइनाइड बना था। हाँ जी चले आगे, यहां तक की बात, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे ध्यान से सुन, आगे की बात समझिएगा। अब आप मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइए, ये पृथ्वी, हाँ जी क्या पृथ्वी ऐसी थी या ऐसी उबड़ खाबड़ थी? सोचिए पृथ्वी कैसी है? ऐसी है कि ऐसी है? फर्स्ट के सेकंड? फर्स्ट है कि सेकंड है पृथ्वी? बेटा ये केमिस्ट्री वाले सबसे पूछना, रोशन अम्बेडकर। हाँ जी जल्दी से मुझे बताइए पृथ्वी कैसी है? ऐसी है कैसी है? गोल है ना? गोल है ना? पृथ्वी तो हमारी ऐसी है। बेटा मैं यहां पर पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं लैंड की, यानी स्थल की बात कर रहा हूं। क्या हमारी पृथ्वी गोल है? हाँ सर गोल है, बिल्कुल गोल है। बेटा पृथ्वी हमारी ऐसी है और बाकी एरिया जो है उसमें भरा पड़ा है क्या? वाटर। ठीक है, तो ये जो खाली खाली जगह जो है इनमें क्या भरा पड़ा है? वाटर भरा पड़ा है। ठीक है, तो इतनी सी बात आप समझते हैं ना? चलो ये चीज नहीं समझानी थी, जो चीज समझानी थी उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं जो यहां पर चीज कहने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला मेरे भाई यहां पर ये जो लैंड जो थी यानी स्थल जो था इस पृथ्वी पर, ठीक है, इस स्थल की बात ना, मतलब ये जो पृथ्वी जो थी, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के वातावरण में ये जो वातावरण जो है इसमें आपके एटम्स थे, हाँ सर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे हैं। हाँ जी आपका जल बन चुका था, हाँ सर जल बन चुका था। ये जल जो है ऊपर जाकर क्या बना दिया सर? क्लाउड्स बना दिया था। और क्या था गुरु यहां पर सर? अमोनिया बन चुका था, जल बन चुका था, और ये जल वर्षा के रूप में नीचे आ रहा था। नीचे जब आ रहा था तो रिएक्ट कर रहा था किसके साथ? कार्बाइड नाइट्राइड के साथ में, और क्या बना दिया था? मीथेन और आपका हाइड्रोजन साइनाइड बना दिया था। अब आप मुझे बताइएगा ये जो धीरे धीरे पानी नीचे आ रहा था, बादलों से पानी जब नीचे आ रहा था, तो ये पानी इस पृथ्वी पर जब इकट्ठा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, क्या प्राचीन समुद्रों का निर्माण होगा? दिमाग लगाइए, ऊपर से एक क्लाउड जो है कंडेंस्ड हो रहे हैं और नीचे क्या आ रही है? रेन आ रही है। ये रेन जो आ रही है, ये जो बारिश जो आ रही थी, क्या ये बारिश प्राचीन समुद्रों का निर्माण करेगी? करेगी। तो आपके प्राचीन समुद्र बन रहे हैं धीरे धीरे। आप लोग ये सोच रहे हैं एक दिन का काम है, एक दिन का नहीं, फिर बोला करोड़ों वर्ष लग रहे थे। ये प्राचीन समुद्र जो बन रहे हैं, सोच पानी ऊपर से अपने साथ इन समुद्रों में क्या लेकर जा रहा है? ये जो पानी जो ऊपर से यहां आ रहा है, इन समुद्रों में जा रहा है, अपने साथ साथ इस प्राचीन समुद्र में क्या मीथेन जा रही है? क्या अमोनिया जा रही है? सोचो, क्या मीथेन जा रही है? अमोनिया जा रही है? हाइड्रोजन के अणु जा रहे हैं? दिमाग लगा। हाइड्रोजन का अणु जा रहा है, अमोनिया जा रहा है, मीथेन जा रहा है। सोच, जा रहा है कि नहीं जा रही है? सारी की सारी चीजें जा रही है कि नहीं जा रही? दिमाग लगा। ये सब कुछ, ये सारी की सारी चीजें किसमें जा रही हैं? सोच, ये सारी की सारी चीजें किसमें जा रही हैं सर? ये सारी की सारी चीजें, ये मीथेन, ये अमोनिया, ये हाइड्रोजन साइनाइड, ये हाइड्रोजन साइनाइड, ये मीथेन, ये अमोनिया, ये कार्बाइड, ये नाइट्राइड, ये सब कुछ किसमें जाता जा रहा है दोस्त? एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई ऊपर से बारिश इन सभी चीजों को किसमें लेकर जा रही है सर? इन समुद्रों में लेकर जा रही है। सर पानी अर्थ से नीचे नहीं गिर रहा है। हे भगवान तू भाई, ए हेलो, ये बालक कह रहा है सर ये पानी यहां से नीचे नहीं गिर रहा। ओ भाई, ओ कोई दे दो यार। अरे मार डाला, अल्लाह मार डाला। कह रहा है बेटा, कह रहा है सर ये पानी आया यहां से नीचे काहे नहीं गिर रहा? सर एनर्जी कहां से आई? रुक जा एक सेकंड, जल्दी बता रहा हूं। तो पहले इसका लेवल देख ले यार। कह रहा है ये पानी यहां पर इस अर्थ पर आया, पानी गिर क्यों नहीं रहा नीचे? इस पृथ्वी से दूसरे ग्रह पर पानी क्यों नहीं जा रहा? यहां पे टिप टिप वर्षा पानी इस पृथ्वी से दूसरे ग्रह पर जानी जानी जानी। हाय मेरी मां, कसम से फिजिक्स की तो ऐसी की तैसी कर दी तूने, गुरुत्वाकर्षण की तो लगा दी बेटा तुमने अच्छे से, है ना? यहां पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं थी। पानी आया और यहां से टिप 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 करके दूसरे ग्रह पर चला गया। वाह बेटा वाह, सावन आया सावन चला गया। वाह वाह, मजेदार हो बेटा, बहुत गजब। आज ये बात शुभम पानीवाल सर को बताऊंगा मैं। कहूंगा कि सर बालक कह रहा था, नाम नहीं लूंगा उस बालक का क्योंकि नाम क्या उसने डॉक्टर और लगा रखा है। देख रहे हो तुम, नाम क्या डॉक्टर और लगा रखा है। कह रहे सर पानी गिर क्यों नहीं रहा यहां से? बेटा तूने तो जीते जी न्यूटन को और मार देता, तू तो जीते जी न्यूटन और मर जाते बेटा कसम से।
हाँ जी, तो प्राचीन समुद्र जो थे, इन प्राचीन समुद्रों में ये सारी चीजें आ रही। अब आप मुझे बताइए प्राचीन समुद्रों में क्या क्या आ रहा है? क्या प्राचीन समुद्रों में कार्बनिक यौगिक जा रहे हैं? दिमाग लगा। ये कौन है सर? कार्बनिक यौगिक। ये कौन है सर? अकार्बनिक यौगिक जा रहा है। ये कौन है सर? अणु। ये कौन है गुरु? सर ये हमारा कार्बनिक यौगिक। ये कौन है बेटा? हमारा कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्राचीन समुद्र में जल तो है ही है बेटा, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर जल तो हो गई, जल तो है ही है, जो हमारा क्या है, एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है जी, चलो अब आप मुझे बताइएगा, यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है, लिख देते हैं अकार्बनिक यौगिक। ये सारा अकार्बनिक यौगिक, प्राचीन कार्बनिक यौगिक, प्राचीन अकार्बनिक यौगिक, अणु परमाणु सब किसमें घुल मिल रहा है सर? समुद्रों में जा रहा है। सारी की सारी चीज जो है इन समुद्रों में चली गई है। अब आगे क्या होगा? अब आप मुझे बताइए, दिमाग लगाइएगा। आपस में कोई चीज रिएक्ट करती है तो रिएक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। याद करिए, दिमाग लगाइए, आपने एंजाइम पढ़ा था, वो एंजाइम किसी एनर्जी को कम कर रहा था। कौन सी वो एनर्जी थी जिसको कम कर रहा था? याद कर, उसका नाम क्या था? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अरे कौन सी गैस ले गया मैं यहां पर? बताओ जल्दी से, फटाफट मुझे बताइए, क्या क्या कोई एनर्जी थी? वेल डन फैजान खान, बहुत बढ़िया रेमजिम, बहुत ही बढ़िया। सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर रहा था। हाँ सर। अब यहां पर कोई एंजाइम पेंजाइम हमने बनाया क्या? अभी नहीं ना, लेकिन क्या ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं सारी चीजें? हाँ सर। क्या ये सब कुछ आपस में रिएक्ट कर सकते हैं? हाँ सर। कहां पर रिएक्ट करेंगे सर? वाटर के अंदर। यानी वाटर जो है, जल जो है, उस जल के अंदर ये सारे के सारे कौन? अकार्बनिक, कार्बनिक, अकार्बनिक अणु। यानी ये जो 3 स्टेजेस हमने बनाई थी, ये वाली कौन? अणु, सॉरी, ये आपके 2 स्टेजेस, अणु, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक जो बने हैं, ये सारे के सारे आपस में क्या कर सकते हैं सर? रिएक्ट कर सकते हैं। किसमें? प्राचीन समुद्रों में ये क्या कर रहे थे? रिएक्ट कर रहे थे और आपस में अभिक्रिया कर रहे थे। लेकिन सर ये अभिक्रिया करने के लिए ऊर्जा कहां से मिल रही है इनको? सर ये आपस में रिएक्ट करेंगे, बॉन्ड वॉन्ड टूटेगा, बनेगा, ये करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए सर। वो एनर्जी कहां से मिल रही है? ये रिएक्ट करेंगे, उसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए। हाँ सर। उसके लिए ऊर्जा नहीं चाहिए। हाँ सर। वो ऊर्जा कहां से मिलेगी गुरु? सोचो, वो ऊर्जा कहां से मिलेगी? दिमाग लगाइए। इट्स ओके दीपक, कोई बात नहीं, टेक इट लाइटली, मजाक चल रहा था, हमने भी मजाक किया, आपने भी मजाक किया, इट्स ओके। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए बेटा, यहां पर ये सारे आपस में रिएक्ट कर रहे थे, रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहां से मिलेगी? सोच, एनर्जी का सोर्स प्राचीन पृथ्वी पर क्या उस टाइम पर एनर्जी का स्रोत क्या बिजली, लाइटनिंग थी? क्या किरणें थी? ज्वालामुखी थे या नहीं? ये सारे के सारे क्या थे? आपके पराबैंगनी किरणें, बिजली का कड़कना, ज्वालामुखी का फटना। अरे भैया थर्मोडायनामिक्स आप सभी पढ़ते हो यार, थर्मोडायनामिक्स सभी पढ़ते हो ना? ऊष्मा के नियम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? हाँ सर। एनर्जी का कुछ भाग जो होता है वो किस फॉर्म में लॉस्ट होता है? हीट के फॉर्म में। तो भैया ये एनर्जी ही तो है। लाइटनिंग इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, पराबैंगनी किरणें एनर्जी, ज्वालामुखी के फटने से एनर्जी का लॉस किस फॉर्म में हो रहा था? हीट के फॉर्म में। और उसी हीट से, उसी ऊष्मा से ये जो है ये आपस में पानी उबल रहा है, उसी ऊष्मा से ये आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे, ये जब आपस में मान लीजिए इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये आपस में एक दूसरे से जब रिएक्ट कर रहे थे, तो फाइनली ध्यान से सुनना, ये जब आपस में रिएक्ट कर रहे थे तो फाइनली कौन? ये जब आपस में रिएक्ट कर रहे थे कौन? आपका अमोनिया, आपका मीथेन, आपका हाइड्रोजन साइनाइड, ये कार्बाइड, नाइट्राइड, ये सब कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जितने भी थे आपके कार्बनिक अकार्बनिक अणु, ये सारे आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिए बेटा? अमीनो एसिड्स। क्या बनाए? अमीनो एसिड्स। क्या बनाए? अमीनो एसिड्स। क्या बनाई? शर्करा। कौन सी? पेंटोज। कौन सी? हेक्सोज। क्या बनाया बेटा? शर्करा बनाई। क्या बनाया? अल्कोहल, एल्डिहाइड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स। अब आप मुझे बताइए, अमीनो एसिड्स बन गए, शर्करा, कौन सी? पेंटोज, हेक्सोज, शर्करा। सोचिए कौन है सर? मोनोसेक्राइड्स। पढ़ा हुआ है तूने चैप्टर जैवन वाला, ये क्या बन चुके हैं? मोनोसेक्राइड्स बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? मोनोसेक्राइड्स, पेंटोज, शर्करा, हेक्सोज, शर्करा, अमीनो एसिड्स बने थे, अल्कोहल बने, एल्डिहाइड बने, कीटोन बने, ग्लिसरॉल बने, फैटी एसिड्स बने, ये सब बने। और क्या बना सर जी? यहां पर न्यूक्लियोटाइड बने, न्यूक्लियोटाइड्स बने थे। यहां पर कौन बने थे? न्यूक्लियोटाइड्स बने थे। जरा सोच, न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ था सर? न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट प्लस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार, इनसे बना हुआ था। ये बन गया, न्यूक्लियोटाइड्स बन चुके हैं। प्यूरीन्स, पायरिमिडीन्स, नाइट्रोजन क्षार में कौन बन गए सर? प्यूरीन्स बने, पायरिमिडीन्स बने थे, ये सब बना, प्यूरीन बना, पायरिमिडीन बना, ये सब बना, न्यूक्लियोटाइड बन गया। ये सारी की सारी चीजें, दिमाग लगा, ये सब कुछ ये जो बना है, क्या ये कार्बनिक पदार्थ है? हाँ सर। अब मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूं, ये कार्बनिक पदार्थ है? आपने बोला हाँ सर। आप मुझे बताइएगा, एक प्रोटीन किससे बना होता है सर? अमीनो एसिड से। ये मत बोला नहीं पता है। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। इन दोनों में से कौन सा सरल कार्बनिक पदार्थ और कौन सा जटिल कार्बनिक पदार्थ है सर? ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है और ये सरल कार्बनिक पदार्थ है। तब आप मुझे बताइएगा, यहां पर अमीनो एसिड्स बने हैं भाई। मोनोसेक्राइड क्या बनाते हैं? पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड क्या बनाते हैं? लिपिड्स बनाते हैं। तो आपने यहां पर किसका निर्माण कर दिया है? सरल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया कि जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर दिया? सर हम लोगों ने सरल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर दिया है। हाँ जी, किसका निर्माण कर दिया? सरल कार्बनिक पदार्थ का। तो मेरे भाई जरा यहां पर फटाफट इस चौथी अवस्था को देख, क्या लिखा हुआ है? सरल कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति। क्या बोला? ये जो मीथेन, ये अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बाइड, नाइट्राइड, ये सारा का सारा कहां पर था गुरु? सर ये सारा का सारा था समुद्र में। ये आपस में क्या कर रहे थे? क्रिया कर रहे थे। क्रिया करने के लिए क्या चाहिए थी? एनर्जी। एनर्जी का सोर्स क्या था? पराबैंगनी किरणें, कॉस्मिक किरणें, ज्वालामुखी और लाइटनिंग, बिजली का कड़कना। ये सारे के सारे क्या थे? स्रोत थे। जब ये सारी चीजें एनर्जी का सोर्स मिल गया, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करके क्या बना दिया? एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, पेंटोज, हेक्सोज, शर्करा, अमीनो एसिड, वसीयम, ग्लिसरॉल, नाइट्रोजन क्षार, प्यूरीन्स, पायरिमिडीन्स, ये सब कुछ किसमें है मेरे भाई? जल में है। बोलो, अभी रुक जाओ, प्रांजल विष्णु एक सेकंड रुक जाना, आयुष नामदेव एक सेकंड रुक जाना, बस इतना सा।
सिंपल सटीक जो पढ़ाया, इतनी सी बात समझ में आई। एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड, पहले कंपाउंड अकार्बनिक, फिर बने कार्बनिक, फिर ये अकार्बनिक, कार्बनिक या मैं बोलूंगा अकार्बनिक, प्राचीन कार्बनिक अणु या आपस में रिएक्ट करके क्या बनाए, सरल कार्बनिक बनाए। क्या बनाए, सरल कार्बनिक, ये बना दिए। अब आप मुझे बता दीजिए, ये सरल कार्बनिक को और एनर्जी दी जाए, अमीनो एसिड्स आपस में रिएक्ट कर लें, ये पेंटोज हेक्सोज शर्करा आपस में रिएक्ट कर लें, तो अमीनो एसिड्स आपस में रिएक्ट कर ले क्या बना देंगे, प्रोटीन्स। ये पेंटोज हेक्सोज शर्करा आपस में रिएक्ट कर ले क्या बना देंगे, पॉलीसैकेराइड्स बना देंगे। ये ग्लिसरॉल, ये वसीयम आपस में रिएक्ट कर ले क्या बना देंगे, सर लिपिड्स बना देंगे। ये क्या बना देंगे मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट्स बना देंगे। अमीनो एसिड्स क्या बना देंगे, प्रोटीन्स बना देंगे। नाइट्रोजन क्षार तुमने प्यूरिन पिरिमिडीन्स बना लिए हैं, अब नाइट्रोजन क्षार प्यूरिन पिरिमिडीन्स या न्यूक्लियोटाइड आपने बनाए, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, न्यूक्लिक एसिड बना देंगे। यानी कुल मिलाकर ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे मेरे भाई, पांचवी अवस्था, सीधी सरल कौन सी, जटिल कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति है। अमीनो एसिड्स ने मिलकर प्रोटीन बना दिया, सरल कार्बोहाइड्रेट्स ने मिलकर पॉलीसैकेराइड बना दिया, वसीयम ग्लिसरॉल ने मिलकर लिपिड्स बना दिया, नाइट्रोजन क्षार फॉस्फेट शर्करा मिलकर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड ने मिलकर क्या बना दिया, न्यूक्लिक एसिड बना दिया। अब आप मुझे बताइएगा, ये सारा का सारा कार्बनिक पदार्थ कहां पर है, बताओ मेरे भाई, ये सारा का सारा कार्बनिक पदार्थ कहां पर है, हवा में है या जल में है। सोचो, ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, ये सब कुछ कहां पर है, हवा में है कि जल में है, पानी में है। और कल तुमने पढ़ा था एबायोजेनेसिस बताया था ओपेरन हेल्डेन ने, जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है, जटिल कार्बनिक पदार्थों से हुई है। और ये जटिल कार्बनिक पदार्थ कहां है, समुद्र में है, तो जीवन की उत्पत्ति कहां होगी, समुद्र में होगी। इसलिए बोला जाता है कि चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलो, आप आगे बढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। क्या पता वो चीज अभी थोड़ी देर बाद आ जाए, चीज समझ में आ जाए, स्टेप बाय स्टेप लेकर चल चीजें, तभी तो समझ में आएंगी। तुम बार-बार बोलो समुद्र में क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि इन्हीं समुद्र में ये सारे आपस में रिएक्ट कर रहे थे। इन्हीं समुद्र में वर्षा इन सभी को किसमें लेकर आ रही थी, समुद्र में लेकर आ रही थी, और समुद्र में आपस में क्या कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे। यस रोहित पटेल, बिल्कुल बहुत सही बात है सर, सबसे पहले विषाणु बना होगा, बिल्कुल ऑब्वियस बात है, विषाणु बना होगा, लेकिन वो भी पढ़ेंगे, रुक जा। मैंने तेरे से क्या कहा, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है ना। तुम सीधा पहले गियर से छठे गियर पर नहीं जाते ना, गाड़ी बंद हो जाती है ना, तो पहला गियर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे चलते हैं ना, है ना। पहले गियर से सीधा तुमने छठा गियर लगा दिया तो कैसे गाड़ी चलेगी, नहीं चलेगी ना। हाँ सर, बट समुद्र कैसे बना, कौन था ये, शाहिद। हेलो शाहिद, कैसा है शाहिद, शाहिद समुद्र कैसे बना, कोई शाहिद को बताए कि समुद्र कैसे बना। एक कह रहा है पृथ्वी से पानी टिप टिप बरसे, एक कह रहा है समुद्र कैसे बन गया, बताओ हम कहां जाएं तो कहां जाएं, बोलो शाहिद, बोलो शाहिद। ये समुद्र कैसे बन गया, ऊपर से आए मेघ, मेघ से आया, ऊपर बने मेघ, मेघ से हुई वर्षा, वर्षा नीचे आ रही है, पानी इकट्ठा हो रहा है, भूमि उसको टिप टिप नीचे दूसरे घेरे पर जाने नहीं दे रही, गुरुत्वाकर्षण से उसको पकड़े हुई है, तो ऐसे बन गए समुद्र। बड़े तेजस्वी बालक है यार कसम से। हाँ ऐसा बोल सकते हो, उस समय केवल जीवन जल में संभव था, ऑब्वियस बात है, बिल्कुल बिल्कुल। पलक शर्मा कह रही है सर समझ नहीं आ रहा, तुमको कुछ नहीं समझ में आता बेटा, तुम्हारा ही नाम हमें काहे दिखता है यार, हैं सर ये सब कल्पना है, ये 100% राइट है। अब देख, ये जो तूने चीज पढ़ी है ना, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ दिया था सर, किसने दिया था, ये जो तूने यहां तक स्टेप पढ़ी है ना, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ दिया था किसने, आपके स्टैनले मिलर और हेरोल्ड यूरे ने, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, आएगा पढ़ेंगे, ठीक है। क्या किया था उन्होंने, कितना टेम्परेचर दिया, कौन सी इलेक्ट्रोड ली थी, क्या क्या चीजें ली थी, वो सब पढ़ेंगे। यहां तक की जो चीजें जो है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया गया था। ये हवाई बातें नहीं है, ये हवाई बातें नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया है वैज्ञानिकों ने। हाँ जी ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं बेटा जी यहां पर। चलो सो यहां तक की बात फाइनली आपने क्या बना दिया सर जी, हम लोगों ने यहां पर जटिल कार्बनिक पदार्थ बना दिया। अब दो चीजें जो इस स्लाइड में कोई बच्चा ढूंढना चाहे तो ढूंढ के बताए। यहां पर दो ऐसी चीजें हैं, कड़क चीजें हैं, जिसने एक बार यहां पर देख ली तो उसका माथा थोड़ा सा खनकेगा। यहां पर इस स्लाइड को देखते हुए यहां पर कोई एक ऐसी चीज दिख रही है जो तेरे को लग रहा है बड़ी अटपटी सी चीज लिखी हुई है। देखो जरा बेटा, ये आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं फिर बार-बार बोल देता हूं नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट के हिसाब से पढ़ेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। मैं 1000 बार बोल चुका हूं मेरे भाई, ठीक है। लोकल कोचिंग की तरह या लोकल जो आपके ट्यूशन सेंटर जो होते हैं सरफेशियल पढ़ा देते हैं, वैसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, फिर बार-बार बोल देता हूं, डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा दोस्त, ठीक है डन। हां जी बताइए, यहां पर कोई चीज ऐसी दिख रही है जो थोड़ी अटपटी सी लग रही है। हां सर, दो चीजें यहां पर दिख रही हैं। कौन सी दो चीजें तुमको दिख रही है? एक दिख रही है सर यहां पर ये वर्ड नॉन एंजाइम दिख रहा है। एक तो ये शब्द कौन सा सर, नॉन एंजाइम। एक तो ये शब्द दिख रहा है सर, कौन सा, नॉन एंजाइम। नॉन एंजाइम एक शब्द तो ये दिख रहा है, थोड़ा सा कड़क टाइप का, मतलब अलग हटके दिख रहा है। नॉन एंजाइम ये क्या है यहाँ पर, और एक दिख रहा है यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के साथ में लिखा हुआ आरएनए और फिर यहाँ लिखा हुआ प्रतिकृति क्रॉस मार रखा है। ये क्या है? मैंने कहा ये पढ़ते हैं अभी। फाइनली मुझे बताइए आपके प्राचीन समुद्रों में क्या क्या मिल रहा है, जरा सोच समझकर आंसर देना फटाफट जल्दी से। सर जो प्राचीन समुद्र जो है, उन प्राचीन समुद्रों में आप मुझे बताइए क्या क्या मिल रहा होगा, दिमाग लगाइए, आंसर बताइएगा। हाँ जी बोलो, क्या प्राचीन समुद्रों में, दिमाग लगाइए, आराम से सोच समझकर आंसर दीजिए। क्या प्राचीन समुद्रों में, दिमाग लगा, क्या अणु मिल रहे हैं, क्या यौगिक मिल रहे हैं? यौगिक आपके अकार्बनिक भी मिल रहे हैं, कार्बनिक भी मिल रहे हैं, कार्बनिक आपके सरल भी मिल रहे हैं, जटिल भी मिल रहे हैं। बोलो जनाब, क्या ये बात समझ में आ? क्या बोला हमने? प्राचीन समुद्रों में अणु भी मिल रहे हैं, प्राचीन समुद्रों में यौगिक मिल रहे हैं। सर कौन से यौगिक मिल रहे हैं? मैंने बोला अकार्बनिक यौगिक मिल रहे हैं, और सर कार्बनिक भी मिल रहे हैं। कार्बनिक कौन से मिल रहे हैं? मैंने कहा सरल भी मिल रहे हैं। सारे सरल तूने खत्म थोड़ा कर दिए, सरल बन रहे हैं, जटिल बना रहे हैं, सरल बन रहे हैं, जटिल बना रहे हैं, यानी सरल भी मिल रहे हैं, जटिल भी मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें किसमें मिल रही हैं? प्राचीन समुद्रों में मिल रही है। अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक हमारे सरल, जटिल, और क्या मिल रहे हैं? अणु मिल रहे हैं। ये सारी चीजें प्राचीन समुद्रों में मिल रही थी। अब आप मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा जल्दी से, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है या हीट रिलीज होगी? भाई एनर्जी का एक फॉर्म होता है हीट, एनर्जी रिलीज होती है, उसमें से कुछ भाग हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूं यहां पर ये जो चीजें मिल रही है बेसिकली ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ जो मिल रहे हैं ये टूटते भी होंगे, और अगर ये टूटते होंगे, जैसे प्रोटीन बना टूटेगा भी, है ना, पॉलीसेकेराइड बना वो भी टूटेगा। अब जब वो टूटते होंगे, दिमाग लगा, अगर वो टूटते होंगे क्या एनर्जी रिलीज होती होगी? हाँ। और अगर एनर्जी रिलीज होती होगी तो जरा सोचना, दिमाग लगाना,
दिमाग लगाना, ये जो समुद्र जो होंगे, प्राचीन समुद्र जो होंगे, क्या ये प्राचीन समुद्र ठंडे होंगे कि गर्म होंगे? दिमाग लगा, सोचो जल्दी से। ये जो प्राचीन समुद्र जो रहे होंगे, क्या ये ठंडे होंगे, क्या ये गर्म होंगे? बोलो जल्दी से, क्या ये ठंडे होंगे या ये गर्म होंगे? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सर ये कैसे होंगे? सर गर्म होंगे। क्या ये गाढ़े होंगे या पतले होंगे? सोचो, क्या ये गाढ़े होंगे या पतले होंगे? अरे भैया तुम पानी के अंदर चीनी डालते जाओगे, गाढ़ी नहीं हो जाएगी भाई। तो यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, न जाने क्या क्या चीजें यहाँ पर तुमने ठुस-ठुस के डाल दी इस पानी में, तो ये पानी गाढ़ा होगा या पतला होगा? सर गाढ़ा होगा। तो यहां पर ये जो जल जो था, ये गर्म भी था, ये गाढ़ा भी था। ऐसे प्राचीन समुद्रों को मेरे भाई स्टार बनाकर लिख लेना, क्योंकि कई बार नीट में ये प्रश्न पूछा गया है। याद रखना, इन प्राचीन समुद्रों को नाम दिया गया था हॉट डाइल्यूट सूप। क्या नाम दिया गया था? हॉट डाइल्यूट सूप नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? हॉट डाइल्यूट सूप नाम दिया। प्रभु किसने दिया? लाबा की तरह। सर ये लाबा की तरह थे, लाबा की तरह। ये हॉट डाइल्यूट सूप किसने नाम दिया होगा? ये कह रहा है गधा ने दिया होगा। गधा बताओ। राशिद राजा कह रहा है सर गधा ने दिया होगा। गधा ने। तुम बाज नहीं आओगे यार, तुम बिल्कुल बाज नहीं आओगे। तुम्हें कितना भी सिखा लो, तुम ढीठ के ढीठ रहोगे, है ना। हॉट डाइल्यूट सूप बोला गया, या इसका एक और नाम भी दिया गया था, इसको प्रीबायोटिक सूप भी बोला गया था। क्या बोला गया था बेटा? इसको प्रीबायोटिक सूप भी कहा गया था। इसको हॉट डाइल्यूट सूप या इसको प्रीबायोटिक सूप भी कहा था। पी लो राशिद राजा। क्या बेटा सूप पियोगे? सूप पियोगे बेटा? ये हॉट डाइल्यूट सूप पीना चाहोगे? हाँ जी। क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, ये जो प्राचीन समुद्र थे, ये गर्म थे, गाढ़े थे, जिनको नाम दिया गया था हॉट डाइल्यूट सूप, प्रीबायोटिक सूप, ये नाम किसने दिया था? तो आप ये थ्योरी किसने दी थी मेरे भाई? सर ये थ्योरी दी थी ओपेरन और हेल्डेन ने, जिसमें से हेल्डेन, ओपेरन नहीं, ना 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 ना, ओपेरन नहीं, किसने? हेल्डेन ने। याद रखना किसने? हेल्डेन। ओपेरन मत कर देना, हेल्डेन ने इस प्राचीन समुद्र को नाम दिया था क्या? प्रीबायोटिक सूप। ठीक है जी, याद रखना। अब आप बोलेंगे सर यहां पर डाइल्यूट वर्ड आ रहा है और उधर लिखा हुआ है सूप, यानी एक ऐसा पानी जो सूप की तरह था। सूप जो होता है मेरे भाई, सूप जो होता है वो गाढ़ा होता है, पतला नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं था ये बिल्कुल ऐसे चाशनी की तरह बिल्कुल बहुत ज्यादा गाढ़ो, पतला हल्का पानी तो था ना, लेकिन उसमें इन चीजों के ऐड होने से इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ गया था। ये है इसका मीनिंग। चलो जी, सो ये थी चीज जो आपको समझानी थी। जरा देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। प्राचीन समुद्र जो थे उनमें भरपूर मात्रा में क्या भर चुका था? कार्बनिक पदार्थ भर चुका था, जो गाढ़ा तरल था, जिसको हेल्डेन ने क्या नाम दिया था? हॉट डाइल्यूट सूप, प्रीबायोटिक सूप। और जिनके जी मचला रहा था, सर हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्व जीवीय तरल बोला गया था। क्या नाम दिया गया था हिंदी में? पूर्व जीवीय तरल, क्योंकि हम हमारा जी मचला जाता है एकदम से। सर हिंदी में क्या बोला होगा? क्या बोला? पूर्व जीवीय तरल बोला था। किसने? इन्होंने, हेल्डेन ने। ठीक है जी, चलो जी, ये था बेटा जी आपका। सोच समझकर मुझे बताइए, ये कौन सा विकास हम लोगों ने पढ़ा है? जल्दी से, यस जल्दी से मुझे बताइएगा, ये कौन सा विकास हमने देखा है? बोलो सर क्लास कितने बजे तक चलेगी? ले मेरे भाई, तो अभी से स्टार्ट हो गया, अभी तो 1 घंटा हुआ है। हो गई स्टार्ट हो गई यहाँ पर क्लास में। क्लास कितने बजे तक चलेगी? अरे कितने बजे तक लोगे? अरे कब तक लोगे? उबलती चाशनी देखे तो उबलती चाशनी जो है उसकी विस्कोसिटी तो ज्यादा है ना। विस्कोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो भी बोलते हैं, उसकी विस्कोसिटी तो ज्यादा होती है। हाँ, थोड़ा सा तरलता उसमें होती है। भाई तो कहां की चीजों को कहां लेकर जा रहा है भाई? ये गाढ़ा तरल था मेरे भाई, इस गाढ़े तरल को ये बोला गया जिसमें कार्बनिक पदार्थ भरे पड़े हैं, जिसको हेल्डेन ने ये नाम दिया गया। अब तुमको अभी से पीएचडी करनी है तो प्रभु एक काम करो ना, तुम छोड़ो ये सारी नीट पीट की तैयारी, तुम सीधा बीएससी में एडमिशन लो, फिर एमएससी में एडमिशन लेना, फिर उसके बाद पीएचडी करना यार। ठीक है, चलो जी। सर इतना सही पढ़ा रहे हो, मेरे दादा जो हैं 105 साल के हैं, उनको भी समझ में आ रहा है। वाह कसम से। अब तक का मतलब ये बोलूंगा कि अब तक का मतलब इन द सेंस पिछले 1 महीने में कोई अच्छा कमेंट मेरे को दिखा है जो मेरे को अच्छा लग रहा है यार। वास्तव में तुम लोगों को समझना चाहिए कि यार और लोग भी समझ रहे हैं, और लोग भी सुन रहे हैं, वो भी देखते हैं, तुम्हारे नाम सुन लेते हैं वो। ये देखो कैसा मूर्ख बच्चा है, ये कैसे कैसे कमेंट करता है? ये कैसा बच्चा है, क्या क्या बोलता है? कभी कहता है पानी क्यों नहीं टपक जाता? चलो वो तो मजाक कर रहा था दीपक, है ना। एक ने तो पता नहीं क्या बोल दिया था। चलो तो हाँ सर, कोशर वेट क्या है? ये देखो, अब इसको देखो, इसको अभी से कोशर वेट पर जाना है, इसको पहले से सीधा छठे गियर पर जाना है, रुकना नहीं है इसने। इसकी गाड़ी पता नहीं कहां भाग रही है। कोशर वेट क्या है भाई? मेरे को बता, यहां तक की बात हम लोगों ने पढ़ी है, कौन सा विकास देख लिया? सर यहां तक हम लोगों ने देख लिया है रासायनिक विकास, और ये रासायनिक विकास यहीं तक था। अब रासायनिक विकास के बाद में कौन आएगा? गुरु जल्दी से सोचो, इस रासायनिक विकास के बाद में कौन सा विकास आएगा? सर जैविक विकास। अब आप मुझे बताइए, अगर जैविक विकास आएगा तो जरा सोच समझकर मुझे बताइए, फटाफट मुझे बताइएगा, जैविक विकास में हम किसकी उत्पत्ति करने वाले हैं? दिमाग लगाओ। रासायनिक विकास में क्या जीवन की उत्पत्ति हुई? सोचो, क्या रासायनिक विकास में जीवन की उत्पत्ति हुई? क्या रासायनिक विकास में जीवन उत्पन्न हो गया? सोचो फटाफट जल्दी से, क्या रासायनिक विकास में, क्या केमिकल इवोल्यूशन में क्या क्या जीवन उत्पन्न हो गया? जीवन आ गया? हाँ भाई जीवनलाल, जीवनलाल की उत्पत्ति होगी क्या? नहीं आया ना, तो कब आएगा? सर जी नाम में क्या आ रहा है? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यानी बायोलॉजी की बात करेंगे, यानी सजीव की बात करेंगे, यानी जीवन की बात करेंगे, तो ये वो विकास अब स्टार्ट करेंगे जिसमें हम किसकी उत्पत्ति करेंगे? जीवन की उत्पत्ति करेंगे। बताओ मेरे भाई रेडी हो जीवन उत्पन्न करने के लिए? क्योंकि अब जो जैविक विकास होने वाला है ना, कसम से बहुत ही टेढ़ी खीर है। सर मिलर का एक्सपेरिमेंट, अभी रुक जाना, मिलर का एक्सपेरिमेंट हम ये सारे तीनों विकास होने के बाद में हम देखेंगे। ठीक है, मिलर का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हाँ जी। अब हम किसकी बात करेंगे? सर जैविक विकास की बात करेंगे। बताइए रेडी है जैविक विकास के लिए? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर चल लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड सुनने को मिलेंगे जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, जैविक विकास के बारे में स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में? जैविक विकास। एक सेकंड, बस एक सेकंड रुकिएगा, ये डाउटनेट वाले भैया है ना, बहुत परेशान करते हैं कसम से। एक सेकंड रुकिएगा। आनंद उसको बोल चला दें, सपोटा लग जाएगा, सपोटा। हाँ जी, किसकी बात करने वाले बेटा? यहाँ पर जैविक विकास की बात करने वाले हैं। पांडे सचिन कह रहे हैं गांव वालों को बुला लो तुम लोग। हाँ जी, जैविक विकास देखने वाले, जीवन की उत्पत्ति करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? जैविक विकास के बारे में पढ़ना।
जैविक विकास में हम किसकी उत्पत्ति करने वाले हैं? सीधी सी बात है, जैविक विकास में हम उत्पत्ति करने वाले हैं जीवन की। अब मान लीजिए ये जीवन है, सपोज ये एक जीवन है, कौन है मेरे भाई? इसको हटाते, मान लीजिए जीवन है, कौन है ये? दिस इज जीवन। तो हेलो, देखना आवाज नहीं आ रही बच्चों को। हेलो 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 हेलो, नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। हेलो 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 हेलो, सर माइक में भूचाल आ रहा है भाई, खर खर आवाज आ रही है, आ रही है? एक सेकंड रुको बच्चों, देखो एक सेकंड रुकना बच्चों, अभी बताइएगा, अभी आ रही है? आवाज लड़खड़ा रही है, घर्षण हो रहा है, माइक ठीक कर लो सर, अभी ठीक आ रही है? चलो जी, बहुत ठीक आ रही है। एक बार फोन करना यार, मैं से नहीं ली जा रही बिल्कुल भी। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, एक सेकंड, मेरे को पता है फ्लो टूट जाता है पढ़ते पढ़ते, लेकिन आप जरा खुद सोचिए, इतनी एनर्जी लगती है ना बोलने में। हेलो हेलो यार, मैं अभी तो ठीक है राहुल, अभी तो ठीक आ रही है, ये बस सुन ले यार। हेलो 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 1 चेक 2 हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक 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 हेलो चेक चेक हेलो चेक चेक चेक। चलो जी, ये कह रहे सर टी शर्ट उतार दो, फिर देखो सही आ जाएगी। देख रहे हो तुम जलवे, देख रहे हो तुम, जलवा है भाई का है। हाँ जी, क्या पढ़ने वाले बेटा? यहाँ पर जैविक विकास की बात करने वाले हैं। जैविक विकास यानी जिसमें किसकी उत्पत्ति करने वाले हैं? जीवन की उत्पत्ति करने वाले हैं। मान ले ये है जीवन, कौन है? ये है हमारा जीवन लाल, कौन? जीवन है। अब आप मुझे बताइएगा, ये अगर जीवन है, मान ले जीवन उत्पन्न हो गया, जस्ट इमेजिन, कौन उत्पन्न हो गया बेटा? मान ले जीवन उत्पन्न हो गया है, कौन उत्पन्न हो गया? जीवन उत्पन्न हो गया। अब मुझे बता, ये जो जीवन जो है, इसके अंदर कोई एक ऐसी खूबी बता, कोई एक ऐसी खूबी बता जिसकी वजह से ये जीवन अगला जीवन बना है। इसके अंदर कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं, कुछ ऐसा कोई मटेरियल होना चाहिए इसके अंदर, कोई एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो अपनी संख्या बढ़ाए और फिर ये जीवन अपना गुणन कर ले, और गुणन करने के बाद ये मटेरियल इससे एक इधर चला जाए, एक इधर चला जाए। सोचो, पकड़ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? समझने की कोशिश कर रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि मान लो तुम जीवन बना दो, लेकिन उस जीवन के अंदर क्या खूबी होनी चाहिए? सर उस जीवन में यह खूबी होनी चाहिए कि उस जीवन के अंदर कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो स्वयं की क्या कर सके? प्रतिकृति कर सके, रेप्लिकेशन कर सके, ताकि वो जीवन आगे बढ़ सके, वो जीवन से जीवन बन सके, है ना? ये चाहते हो ना? हाँ सर चाहते हैं। अब देख, जैविक विकास पढ़ने से पहले जो हमने लोगों ने रासायनिक विकास पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? रासायनिक विकास पढ़ा था। इधर फोकस करना बेटा, आप सारा ध्यान इधर होना चाहिए। हम लोगों ने जो रासायनिक विकास पढ़ा था, उस रासायनिक विकास में जरा मुझे बता, लास्ट स्टेज कौन सी आई थी? सर लास्ट स्टेज जो आई थी उसमें हमने क्या बना दिए थे? सर जटिल कार्बनिक पदार्थ बना दिए थे। क्या बना दिए थे? सर जटिल कार्बनिक पदार्थ बना दिए थे। अब जरा सोचो, जटिल कार्बनिक पदार्थ जो बनाए थे उनमें क्या क्या जटिल कार्बनिक पदार्थ बना दिए? सर हम लोगों ने पॉलीसैकेराइड्स बना दिए थे, मैंने कहा ठीक है। सर हम लोगों ने लिपिड्स बना दिए थे, मैंने कहा ठीक है। सर हम लोगों ने प्रोटीन्स बना दिए थे, मैंने कहा ठीक है। सर हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड बना दिया था, मैंने कहा बहुत बढ़िया, न्यूक्लिक एसिड बना दिया था। अब मुझे बता, पिछले 2 चैप्टर तो जेनेटिक्स के पढ़ चुका है, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? सर 2 प्रकार के होते हैं। सर एक न्यूक्लिक एसिड होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना? एक होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। पहला सवाल तुम्हारा, सर न्यूक्लिक एसिड जो बना था वो कौन सा बना था? आरएनए बना था कि डीएनए बना था? पहले आरएनए था कि डीएनए था? पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन, ये जो भी बना था क्या इसके अंदर प्रतिकृति की क्षमता थी? मान लो इन दोनों में से जो भी बना होगा, क्या उसके अंदर प्रतिकृति की क्षमता थी? हमें नहीं पता पहला कौन बना था, हमें नहीं पता पहला कौन बना, डीएनए बना या आरएनए बना, हमें नहीं पता। हो सकता है आरएनए बना, हो सकता है डीएनए बना। तुमको पता है, मेरे को पता है कि तुमको पता है, मेरे को ये पता है कि तुमको पता है कि पहला आरएनए बना था, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड बना वो आरएनए बना कि डीएनए बना? वैज्ञानिकों के सामने एक सवाल। दूसरी चीज, जो भी बना क्या वो प्रतिकृति कर पा रहा था? क्यों? क्योंकि मेरे भाई अगर जीवन बनाना है तो जीवन के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होगा क्या उसके अंदर क्षमता होगी प्रतिकृति की या नहीं होनी चाहिए? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। क्या बोला मैंने? कि जो भी इन दोनों में से बना होगा उसके अंदर प्रतिकृति की क्षमता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ सर होनी चाहिए, तभी तो जीवन आगे बढ़ेगा। हाँ सर जीवन आगे बढ़ेगा, है ना? और प्रतिकृति कराने के लिए क्या चाहिए सर? दिमाग लगा। प्रतिकृति कराने के लिए, रेप्लिकेशन कराने के लिए सर एंजाइम चाहिए होते हैं। प्रतिकृति कराने के लिए क्या चाहिए होते हैं सर? एंजाइम चाहिए होते हैं। मैंने कहा हाँ जी चाहिए होते हैं। और एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं? सर एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। मैंने कहा हाँ जी। और इस विकास में, रासायनिक विकास में जो प्रोटीन बने थे वो प्रोटीन कोई भी एंजाइमेटिक काम नहीं कर रहा था। देख मेरी बात को समझ, कमेंट मत कर, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर यही कहता रहेगा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आएगा, यही बोलता रहेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए ध्यान से सुन, क्या बोला मैंने कहा तूने रासायनिक विकास के लास्ट स्टेज में क्या बना दिया? सर जटिल कार्बनिक पदार्थ बना दिया था। वो जो जटिल कार्बनिक पदार्थ तुमने बनाया उसमें क्या क्या बना? सर पॉलीसैकेराइड बना, सर लिपिड बना, सर प्रोटीन बना, सर न्यूक्लिक एसिड बना। पहला सवाल, न्यूक्लिक एसिड कौन सा बना? न्यूक्लिक एसिड 2 होते हैं, आरएनए होता है, डीएनए होता है, बताओ कौन सा बना? तुमने बोला हमको नहीं पता, हो सकता है आरएनए, हो सकता है डीएनए, हमको नहीं पता, अभी पता करेंगे। अच्छा जो बना उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? सर प्रतिकृति होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिकृति होगी तभी तो वो अगली पीढ़ी में जाएगा, तभी तो जीवन का निर्माण होगा, है ना? यानी प्रतिकृति होनी चाहिए, जो भी अनुवांशिक पदार्थ बनेगा उसके अंदर प्रतिकृति होनी चाहिए। यस, और प्रतिकृति कराने के लिए कौन चाहिए होता है? एंजाइम चाहिए होता है। एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। लेकिन किंतु परंतु जो बात पढ़नी थी, जो समझ में आनी थी वो ये कि मेरे भाई इस रासायनिक विकास में जो प्रोटीन तूने बनाए थे सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं थे, मतलब नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन थे। जो भी रासायनिक विकास में प्रोटीन बने थे कोई भी एंजाइम की तरह कार्य नहीं कर रहा था। खुद सोचना, जब एंजाइम नहीं है तो प्रतिकृति नहीं होगी, और प्रतिकृति नहीं होगी तो अभी क्या जीवन उत्पन्न कर दिया? बताओ, क्या जीवन उत्पन्न कर दिया? दिमाग लगाओ, क्या जीवन उत्पन्न कर दिया? नहीं किया। क्या जीवन उत्पन्न हुआ यहां पर? नहीं सर। तो जीवन
जब उत्पन्न होएगा तो सोच उस जीवन के अंदर, उस लाइफ के अंदर क्या होना चाहिए सर? अनुवांशिक पदार्थ। सर उस अनुवांशिक पदार्थ की खूबी क्या होनी चाहिए सर? वो प्रतिकृति करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो जीवन अगला जीवन लेकर आएगा। तो एक जीवन से जब दूसरा जीवन आएगा तो दूसरे जीवन में क्या जाना चाहिए सर? पदार्थ जाना चाहिए। यानी उस पदार्थ जिसको हम अनुवांशिक पदार्थ बोलेंगे उसमें प्रतिकृति होनी चाहिए। और प्रतिकृति कराने के लिए क्या चाहिए सर? एंजाइम चाहिए, जो अभी तक तो नहीं बना, जो अभी तक तो नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। डन? इतनी सी बात समझ में आ गई? अब जरा आप एनसीईआरटी का इमेज देख फटाफट। तो एनसीईआरटी में एक इमेज दे रखी थी, ये वाली। इस इमेज में एक वर्ड लिखा हुआ है, पढ़ना। ये देख हेडिंग देख, यहां पर क्या लिखी हुई है? जटिल कार्बनिक यौगिक। आराम से सुनना बच्चे। जटिल कार्बनिक यौगिक बनाए? हां सर बनाए। प्रोटीन बनाए? हां सर। पॉलीसेकेराइड बनाए? हां सर। लिपिड्स बनाए? हां सर। न्यूक्लिक एसिड बनाए? हां सर। न्यूक्लिक एसिड नॉन रेप्लिकेबल। नॉन रेप्लिकेबल मींस रेप्लिकेशन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा सर जी? क्यों नहीं कर रहा रेप्लिकेशन? क्योंकि रेप्लिकेशन करने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम। यहां पर पढ़ दे क्या लिखा? प्रोटीन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? नॉन स्ट्रक्चरल एंड नॉन एंजाइमेटिक। यानी ऐसे प्रोटीन बने जो संरचना नहीं बना रहे, जो एंजाइम की तरह कार्य नहीं कर रहे। यानी कुल मिलाकर कोई एंजाइम नहीं बना, कोई प्रतिकृति नहीं हो रही है। न्यूक्लिक एसिड बन चुका है, ये पता नहीं कौन सा बना है, वो हम देखेंगे, लेकिन उस न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रतिकृति की क्षमता नहीं है, यानी जीवन उत्पन्न नहीं हुआ। स्वाहा। बोलो मेरे भाई, पल्ले पड़ी बात कि ऊपर से चीरती हुई चली गई है। जल्दी से पल्ले पड़ गई, ऊपर से चीरती हुई चली गई है। हाँ जी। अरे भैया कमेंट कहां चले गए? मजे आ रहे हैं? बहुत ही बढ़िया। चलो जी, चलो फाइनल। अभी जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई, यही चीज यहां पर लिखी हुई थी मेरे भाई। देखिए लिखा हुआ है, प्रथम जीवन के रूप में जो संरचना बनेगी, उस संरचना के अंदर जो भी आनुवंशिक पदार्थ होगा, चाहे वो आरएनए या डीएनए जो भी होगा, अभी हमने डिस्कस नहीं किया आरएनए के डीएनए, वो उसमें क्या होनी चाहिए सर? प्रतिकृति की क्षमता होनी चाहिए, यानी एंजाइम काम करने चाहिए, यानी एंजाइम होने चाहिए। लेकिन अभी तक कोई एंजाइम नहीं बना, कोई प्रतिकृति नहीं हो रही है। आइए शुरुआत करते हैं किसकी? जैविक विकास की। चलिए, ये जैविक विकास हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इस डायरी दिख रहा है तेरे को सर? ऐसा लग रहा है जैसे पानी की बूंदे दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे सर पानी की बूंदे हैं, और ये पानी की बूंदे ऐसा लग रहा है जैसे पानी के अंदर छोटी-छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, पानी के अंदर बड़ी-बड़ी बूंदे हैं, दिख रही है ना? चल आइए शुरुआत करते हैं इसके। यहाँ पर जैविक विकास की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जैविक विकास, लेकिन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड बनने नहीं देंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैविक विकास जो है इसके 5 चरण है। कितने चरण है बेटा जी? जैविक सर इसके 4 चरण है। कितने स्टेप्स हैं जैविक विकास के? 4 स्टेप्स हैं, 4 चरण हैं। जैसे रासायनिक विकास के कितने चरण थे सर? 5 चरण थे। हाँ सर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, यौगिक, अकार्बनिक, कार्बनिक, सरल, जटिल, थे ना? ऐसे यहां पर जैविक विकास के टोटल कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। कौन कौन से 4 चरण हैं? आइए ध्यान से सुनिए। पहला चरण है प्रोटोबायोन्ट्स की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? प्रोटोबायोन्ट्स की उत्पत्ति। दूसरा इओबायोन्ट्स के बाद प्रोटोसेल की उत्पत्ति। इओबायोन्ट्स के बाद प्रोटोसेल की उत्पत्ति। तीसरा प्रोकैरियोट्स की उत्पत्ति। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की उत्पत्ति। फिर यूकैरियोट्स की उत्पत्ति। ये है टोटल बेटा जी आपके 4 स्टेप्स किसके? जैविक विकास। प्रोटोबायोन्ट्स की उत्पत्ति, फिर उसके बाद इओबायोन्ट्स, फिर प्रोटोसेल की उत्पत्ति, फिर प्रोकैरियोट्स की उत्पत्ति, फिर यूकैरियोट्स की उत्पत्ति। अब ये एक एक करके हमें पढ़ने हैं। आइए सबसे पहले किसकी उत्पत्ति करने वाले हैं? प्रोटोबायोन्ट। सर जी कहां है ये प्रोटोबायोन्ट? मैंने कहा रुक जा, आ रहा है यार, तहलका काहे मचा रहा है, आ रहा है। जैविक विकास के टोटल कितने चरण हैं? 4 चरण हैं, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहला चरण जो है वो है प्रोटोबायोन्ट की उत्पत्ति। सर जी हिंदी में देख लिखा हुआ है प्रोटोबायोन्ट, इंग्लिश में भी प्रोटोबायोन्ट, हिंदी में भी प्रोटोबायोन्ट। कहां है सर जी प्रोटोबायोन्ट? मैंने कहा आप मुझे बताइएगा। मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। प्रोटोबायोन्ट्स की उत्पत्ति, ये पहली स्टेप है। इसकी उत्पत्ति बेटा प्रोटोबायोन्ट्स की उत्पत्ति। ठीक है सर जी, आइए व्हाट इज प्रोटोबायोन्ट सर? व्हाट इज दिस प्रोटोबायोन्ट? कौन है ये प्रोटोबायोन्ट? मैंने बोला आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मेरे भाई। मैंने कहा ये समुद्र था? हाँ सर समुद्र था। गाढ़ा समुद्र था? हाँ सर गाढ़ा समुद्र था। इस गाढ़े समुद्र में क्या क्या चीजें थी? मैंने कहा बहुत सारी चीजें थी सर। इसमें लिपिड्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन्स थे, न्यूक्लिक एसिड्स थे, बहुत कुछ था। हाँ सर, अब मान लीजिए न्यूक्लिक एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ये लिपिड्स हैं, ये इस तरीके से और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और लिपिड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। इस तरीके से जरा दिमाग लगा, क्या यहां पर जटिल कार्बनिक पदार्थ एक 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 ग्रुप बना रहे हैं? ये जो समूह तेरे को दिखाई दे रहा है, क्या ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का एक समूह सा दिखाई दे रहा है? क्या ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का एक समूह सा दिखाई दे रहा है? ये जटिल कार्बनिक पदार्थ जो थे ये सारे पास पास आ गए हैं। सारे क्या आ गए हैं सर? पास पास आ गए हैं। और ये सारे के सारे पास पास आकर ये एक गाढ़ी बूंद सी बना दी है। किसके अंदर? पानी के अंदर। क्या बना दी है गाढ़ी? अरे भैया जैसे पानी के अंदर तेल है, तेल है। अब वो तेल की बूंद जो है उसके आसपास न्यूक्लिक एसिड भी आ गए हैं, उसी के आसपास प्रोटीन भी आ गए हैं, उसी के आसपास कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गए हैं। यानी जितने भी जटिल कार्बनिक पदार्थ थे वो सारे के सारे क्या आ गए हैं? पास पास आ गए हैं, पास पास आ गए हैं, पास पास आकर इस तरीके की गाड़ी 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 क्या बना रहे हैं सर? बूंदे बना रहे हैं पानी के अंदर। डन। ये ब्लू है, पानी 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 पानी। दिन तो सानी सानी नहीं रहा, रात्रि हो रही है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे समुद्र के अंदर, इस तरीके से समुद्रों के अंदर जटिल कार्बनिक पदार्थों की ड्रॉप्स बन रही थी। क्या बन रही थी? इसको बोलते हैं कोलोइडल ड्रॉप्स, कोलोइडल मटेरियल। ठीक है, क्या बन रही थी? सिंपल बूंदे। ऐसा लग रहा है जैसे पानी के अंदर गाड़ी गाड़ी बूंद बन रही है, ड्रॉपलेट्स बन रही है। ये जो ड्रॉपलेट्स जो बन रही थी, ये जो बूंदे जो बन रही थी, गाड़ी गाड़ी कार्बनिक पदार्थों की जो बूंदे जो बन रही थी, गाढ़ा गाढ़ा कार्बनिक पदार्थों का, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों की, जटिल कार्बनिक पदार्थ जो थे, जटिल कार्बनिक पदार्थ जो थे, उन जटिल कार्बनिक पदार्थों का समूह जो यहां पर बन रहा था इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स
ठीक है, इन्हीं को नाम दिया गया था क्या मेरे भाई, प्रोटोबायोन। सोच, इससे पहले वाली रासायनिक विकास के लास्ट में तूने क्या बना दिया था, जटिल कार्बनिक पदार्थ बना दिया। अब जैविक विकास में पहला चरण क्या हुआ था, भैया ये सारे जटिल कार्बनिक पदार्थ एक दूसरे के पास आकर एकत्रित हो गए, एकत्रित होते जा रहे, होते इस तरीके से पानी के अंदर ऐसी ऐसी ड्रॉपलेट्स बन रही थी। किसकी मेरे भाई, इन जटिल कार्बनिक पदार्थों की। किसकी, इन जटिल कार्बनिक पदार्थों की इस तरीके से क्या बन रही थी, ड्रॉपलेट्स बन रही थी। और इन्हीं ड्रॉपलेट्स को क्या नाम दिया गया था मेरे भाई, प्रोटोबायोंट। बता कौन सा बालक है जिसको ये प्रोटोबायोंट समझ में नहीं आया। देख, अगर चैटिंग कर रहा है तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आंसर दूंगा। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सिंपल सा था, डंडन डंडन, आराम से चीज समझ में आ गई है, आराम से आ गई। क्या व्हाट इज प्रोटोबायोंट, बेटा सीधी सी बात थी, ये प्रोटोबायोंट क्या थे, प्रोटोबायोंट जटिल कार्बनिक पदार्थों का समूह था जो बूंदों के रूप में मिल रहा था। खत्म, इनको डेफिनेशन चाहिए, जटिल कार्बनिक पदार्थों का समूह था जो बूंदों के रूप में मिल रहा था प्राचीन महासागरों में, उनको हमने क्या नाम दिया था, प्रोटोबायोंट्स दिया था। डन। अब इधर देखिए, ये देखिए इसी तरीके से डायग्राम बनाया, भैया ये समुद्र है, उस समुद्र के अंदर यहाँ पर प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन उस न्यूक्लिक एसिड में अभी प्रतिकृति की क्षमता नहीं आई। और वो न्यूक्लिक एसिड कौन है हम जानते नहीं है, ठीक है, हमें नहीं पता, डीएनए है कि आरएनए हमें नहीं पता, उसके अंदर अभी प्रतिकृति की क्षमता नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रोटीन एंजाइमेटिक काम नहीं कर रहा था। डन। सो इस तरीके से ये गाड़ी गाड़ी बूंदे बन चुकी है समुद्र के अंदर, और इन गाड़ी गाड़ी बूंदों को हमने क्या नाम दिया है सर, प्रोटोबायोंट्स नाम दिया। डन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा नीट में, ध्यान से सुनना। ये जो प्रोटोबायोंट्स जो बने थे, इन्हीं प्रोटोबायोंट्स को 3 वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशाला में बनाया था। क्या ये जो प्रोटोबायोंट्स जो बने थे, इनको 3 वैज्ञानिकों ने अपनी लैबोरेटरीज में बनाया था और अलग अलग नाम दिया था। क्या ओपेरिन ने अपनी लैब में ऐसी ही कोलोइडल बूंदे बनाई थी और उनको नाम दिया था क्या, कोसर्वेट्स या कोजर्वेट्स। तो वो जिनको बहुत ज्यादा जल्दी थी ना, सर कोजर्वेट क्या होते हैं, सर कोजर्वेट क्या होते हैं मेरे भाई, कोसर्वेट या कोजर्वेट या कोसर्वेट, ये एक प्रकार के प्रोटोबायोंट है, बस नाम अलग है। प्रोटोबायोंट को ओपेरिन ने नाम दिया कोसर्वेट, फॉक्स ने इनको नाम दिया माइक्रोस्फीयर, डीमर ने इनको नाम दिया वेसिकल। खत्म। तो तुम बार बार पूछ रहे सर कोसर्वेट क्या होता है, व्हाट इज कोसर्वेट, कुछ नहीं। जैसे मैंने बोला, मान लो यहाँ पर कोई बच्चा है जिसका नाम एक्स है, अब उसको एक्स नाम को, मान लो एक बच्चा जिसका नाम, मान लो यहाँ पर कोई एक बच्चा जैसे विनीत नेगी है ना, अब विनीत नेगी को घर पर चीकू बुलाते हैं, बाहर विनीत बुलाते हैं, कहीं और उसका दूसरा नाम होता है, दोस्तों में किसी और नाम से बुलाते हैं, है ना, तो अलग अलग नाम दे दिए विनीत, है तो वो विनीत ही ना। तो ये जो प्रोटोबायोंट्स थे, इन प्रोटोबायोंट्स को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी लैब्स में जब बनाया तो अलग अलग नाम दिए। ओपेरिन ने इन प्रोटोबायोंट्स को क्या नाम दिया, कोसर्वेट्स नाम दिया, फॉक्स ने इनको क्या नाम दिया, माइक्रोस्फीयर नाम दिया, डीमर ने इनको क्या नाम दिया, वेसिकल्स नाम दिया। वेसिकल्स नाम प्रोटोबायोंट को डीमर ने दिया, फॉक्स ने क्या नाम दिया, माइक्रोस्फीयर दिया, ओपेरिन ने क्या नाम दिया था, कोसर्वेट बोला था। तो ये चीज याद रखना, ये वाली चीज पर्टिकुलरली कौन सा, ओपेरिन ने प्रोटोबायोंट्स को क्या नाम दिया था, कोसर्वेट। डन। ये थी हमारी पहली स्टेज। बता मेरे भाई, इस पहली स्टेज में किसी को कोई तकलीफ है, ये पहली स्टेज खत्म। भैया 4 स्टेज बननी थी, जिसमें से पहली स्टेज हमारी खत्म हो गई, प्रोटोबायोंट्स की उत्पत्ति। सर क्या ये आर्टिफिशियल प्रोटोबायोंट्स, ऑब्वियसली बात है बेटा, आर्टिफिशियल प्रोटोबायोंट्स होंगे क्योंकि आर्टिफिशियली बनाए गए, हमने बनाया ना। चलिए सेकंड स्टेज पढ़े। अब सेकंड स्टेज है कौन, ये। अब देखिएगा, इस स्टेज में 2 चीजों की उत्पत्ति होगी। क्या सर समझ में आया, इस स्टेज में हम 2 चीजें उत्पन्न करेंगे। पहले उत्पन्न करेंगे ईओबायोंट्स, फिर उसके बाद उत्पन्न करेंगे प्रोटोसेल। क्या 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 क्या, पहले हम उत्पन्न करेंगे ईओबायोंट, फिर उत्पन्न करेंगे क्या, प्रोटोसेल। डन। तो आइए सेकंड स्टेज पर आते हैं, ये फर्स्ट स्टेज थी, सेकंड स्टेज पर आते हैं। सेकंड स्टेज जो है उसका नाम है ईओबायोंट्स की उत्पत्ति, और इसी स्टेज का ये पहला भाग है ए, और फिर उसके बाद हम बी पढ़ेंगे क्या, प्रोटोसेल की उत्पत्ति। यानी एक ही स्टेज की 2 सब स्टेजेस है, प्रोटोसेल की उत्पत्ति। ये हम एक ही स्टेज जिसकी 2 सब स्टेजेस हैं, पहले ईओबायोंट की उत्पत्ति होगी, फिर प्रोटोसेल की उत्पत्ति होगी। अब आपका फिर से प्रश्न, सर ये ईओबायोंट क्या है ना, पूछेंगे ना सर ये ईओबायोंट क्या है। चलिए हम ये दोनों पढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जरा दिमाग लगाना क्योंकि तहलका अब मचने वाला है। आप मुझे बताइएगा, विकास जब होता है इस प्राचीन पृथ्वी पर, जब से विकास हो रहा होगा, मुझे बताना सरल चीज जटिल चीज बना रही होंगी या जटिल चीज सरल चीज बना रही होंगी। सोचो, सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, सरल से जटिल चीजें बनती है या जटिल से सरल चीजें बनती है, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या तुम जटिल से सरल बनाते हो या सरल से जटिल चीज बनाते हो, सिंपल मटेरियल से कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनाते हो कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल से सिंपल मटेरियल बनाते हो, सर दोनों बनाते हैं। ओ मेरे भाई, मैंने पूछा क्या तू जटिल से सरल चीजें बनाता है, मैं पाचन की बात नहीं कर रहा, मैं पाचन की बात नहीं कर रहा, मैं विकास की बात कर रहा हूं मेरे भाई, विकास। सोच, दिमाग लगा, आज की डेट में क्या तू वो नोकिया 555 बनाएगा, टर 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 वो स्नेक वाला गेम बनाएगा, चीजें सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, या कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाएगा मेरे भाई, दिमाग लगा, सोच। आज की डेट में मैं तेरे से बोलूं कि एक काम कर, छोड़ दे मोबाइल, सब कुछ सारे का सारा पुराना 20 साल पुरानी चीजें हम अपना लें, पॉसिबल है क्या, हम पीछे चले जाएं, क्या कोई चीज पीछे जाती है। अरे मेरे भाई और सिंपल सी बात, तू फर्स्ट से 10th में आया, 10th से फर्स्ट में आया है, लॉजिक सिंपल। फर्स्ट से तुम सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते करते 10th 11th 12th तक आए हो ना। ऐसा तो नहीं है पैदा होने के बाद 3 साल बाद हम पहले 12th क्लास में जाते हैं, बोर्ड का एग्जाम देते हैं, फिर 11th में, फिर 10th का बोर्ड, फिर 9th 8th 7 6 5 4 3 2 1 यूकेजी एलकेजी, फिर जन्म लेंगे है। सोच ऐसा होता है क्या, ये कौन है भाई, यूपी पे लूडो खेलो और जीतो 10,000 का कैश, हाँ होता है क्या, नहीं ना। यानी विकास हमेशा कैसा होता है सर, हमेशा विकास कैसा होता है, सरल से जटिल होता है। अब आप मुझे बताइए, जब चीज सरल से जटिल बनती है तो इसको हम प्रोग्रेस बोलते हैं। हाँ जी, क्या इस प्रक्रिया को हम प्रोग्रेस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये प्रक्रिया प्रोग्रेस कहला रही है, हम कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम सिंपल चीजें और जटिल और जटिल और जटिल और जटिल होती जा रही है। अरे भैया तू फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट ऐसे करते 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 आगे बढ़ता जा, क्या हो रही है तेरी प्रोग्रेस हो रही है ना। जरा सोच, ऐसा विकास क्या कहलाएगा, क्या ऐसे विकास को मैं प्रोग्रेसिव विकास बोलूंगा। सोचो, ऐसे विकास को हम प्रोग्रेसिव बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, दिमाग लगाइए। ऐसा विकास क्या कहलाएगा, प्रोग्रेसिव कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ना, सिंपल सा था ना, कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब सोचना, ध्यान से सुनना, मैं जो वर्ड यूज में लेने वाला हूं। आपने एटम से क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से क्या बनाए, कंपाउंड्स, कौन से, इनऑर्गेनिक, फिर कौन से बनाए, अर्ली ऑर्गेनिक यानी प्राचीन कार्बनिक, फिर क्या बनाए, सरल कार्बनिक, फिर क्या बनाए, जटिल कार्बनिक, फिर वो जटिल एक साथ जुड़ गए। यानी अब तक जो तूने देखा वो कैसा तेरे को दिखाई दे रहा था, क्या कुछ प्रोग्रेस हो रही थी, क्या सरल से जटिल चीजें बनती जा रही थी या जटिल से सरल चीजें बनी थी। खुद सोच, अभी तक जो हमने अभी तक आज जो क्लास में पढ़ा है, क्या वहां पर सरल चीजों से जटिल चीज का निर्माण हो रहा था या नहीं हो रहा था, हो रहा था ना, हो रहा था ना, हो रहा था ना। अब ये था इंग्लिश का वर्ड प्रोग्रेसिव, इंग्लिश का एक और वर्ड जरा ध्यान से सुन, रेट्रोग्रेसिव।
सर ये कौन सा विकास होता है? रेट्रोग्रेसिव। आपको अगर हल्के फुल्के अंग्रेजी आती है तो ये वाला वर्ड पहले कभी सुना है? रेट्रो। चलो और छोड़ो, आपने कभी YouTube पर या कहीं पर सुना हो रेट्रो सॉन्ग्स? सुने? बोलते अरे भैया रेट्रो सॉन्ग्स चला दो यार, या रेट्रो सॉन्ग्स सुनने का मन कर रहा है। व्हाट इज रेट्रो सॉन्ग्स? पुराने गाने। पुराने गानों को हम क्या बोलते हैं? रेट्रो सॉन्ग्स बोलते हैं। अब जरा सोच, मैं आज की पीढ़ी, चलो तुम आज की पीढ़ी, हम तो फिर बोलोगे सर आप तो बुढ़ापा आ गया, आप तो रिटायरमेंट ले लो। चलो तुम आज की पीढ़ी, तुम नौजवान है, तुम आज की पीढ़ी, ठीक है, तुम हो नए। हाँ सर, कौन से गाने सुनोगे? सर अरिजीत सिंह, सर बादशाह, सर हनी सिंह। लेकिन वहीं अगर तुमसे कहा जाए कि बेटा लता मंगेशकर के गाने सुनो, मोहम्मद रफी के गाने सुनो, तो जरा सोच, ऐसे गाने जब नई पीढ़ी पुराने गाने सुनेगी तो हम क्या बोलेंगे कि नई पीढ़ी रेट्रो सॉन्ग सुन रही है, पुराने गाने सुन रही है। तो रेट्रो का मतलब नई चीज किधर की तरफ तब्दील हो रही है? पुरानी चीज की तरफ तब्दील हो रही है। यानी जो जटिल चीज जो है वो सरलता की ओर जब तब्दील हो जाए, यानी कोई जटिल चीज जब सरलता में बदले, तो इस प्रक्रिया को, ऐसे विकास को हम क्या बोलेंगे? रेट्रोग्रेसिव विकास। देखो बेटा, पढ़ने को ये विकास चैप्टर हर कोई पढ़ लेगा, पढ़ा भी देगा, लेकिन ये विकास चैप्टर है ना, बहुत ऐसा चैप्टर है जिसमें थ्योरी अगर ध्यान से नहीं समझी तो सिर्फ 2 दिन के लिए इस चैप्टर को रटेगा, जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा। याद रखना, ये चैप्टर ऐसा है कि अगर तुमने मन से, शिद्दत से इस चैप्टर को समझने की कोशिश नहीं करी ना तो ये कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए बोल रहा हूं, कमेंट्स पर ज्यादा फोकस ना करते हुए चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। क्या रेट्रो मींस ओल्ड, यानी ओल्ड का मतलब जब नई चीज पुरानी चीज में बदले। आपने एटम से क्या बनाया था? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सरल, जटिल बनाए थे। अब यही चीज क्या थी? सरल से जटिल तूने बनाई, यानी पुरानी चीज किसमें बदली? नई में। अब नई चीज अगर पुरानी में बदल जाए, यानी जटिल चीज सरल में बदल जाए, तो उल्टा हो जाएगा। हाँ सर, रेट्रोग्रेसिव विकास हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप मुझे बताइएगा। अब बताइए, यहां पर 2 तरीके के बच्चे होंगे। क्या मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं और यहां पर कमेंट करेंगे हमें तो लता मंगेशकर के गाने ज्यादा पसंद है, हमें तो पुराने गाने पसंद है, मोहम्मद रफी के गाने सुनते हैं, अरिजीत के गाने नहीं सुनते। ऐसे बच्चे हैं यहां पर। हाँ जी, बताओ मुझे पहले तो ये, सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तुम्हारे अंदर क्या चीटियां चुप 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 करती है? रुक जा यार, हैं? रुक जा, 1 सेकंड रुक जा। रंजीत शौर्या, मुझे बता, क्या ये मीनिंग समझ में आया प्रोग्रेसिव रेट्रोग्रेसिव का? जब कोई सरल चीज जटिल चीज में बदले, हम बोलेंगे प्रोग्रेस हो रही है, और कोई जटिल चीज जब सरल चीज में बदल जाए तो हम बोलेंगे विकास कैसा हो गया? साल औंधा हो गया, उल्टा हो गया, पलट गया, चेंज हो गया, बैकवर्ड हो गया, यानी रेट्रोग्रेसिव हो गया। डन? चले यहां तक बात समझ में? अब सर ये क्यों बता रहे हैं? रीजन बहुत सिंपल सा था। आपने यहां पर इस स्टेज में क्या बनाया है? सर प्रोटोबायोंट्स। एक प्रोटोबायोंट जो था उसमें क्या क्या चीजें मिली थी, जरा सोच समझ कर मुझे बताना। सर इस प्रोटोबायोंट में हमारा लिपिड था, मैंने कहा यस। इस प्रोटोबायोंट में हमारा कार्बोहाइड्रेट थे, मैंने कहा यस। इस प्रोटोबायोंट में हमारे प्रोटीन्स थे, मैंने कहा यस। इस प्रोटोबायोंट में न्यूक्लिक एसिड था, मैंने कहा यस। और भी कई सारी चीजें थी। ये थी, हाँ सर, यस यस यस, ये सारी चीजें प्रोटोबायोंट में थी। अरे मेरे भाई, तू खुद सोच, तू जीवन उत्पन्न करना चाहता है। मेरे भाई, आंखों में आंखें डालकर फील कर, तू जीवन उत्पन्न करना चाहता है, और उस जीवन में तू कौन सा लक्षण लाना चाहता है? सोच, उस जीवन में कौन सा लक्षण लाना चाहता है? दिमाग लगा। उस जीवन में तू एक ऐसा आनुवांशिक पदार्थ बनाना चाहता है जिसके अंदर प्रतिकृति आ जाए। समझ रहे हो? आपको जीवन उत्पन्न करना है। विपिन राज चांटा लगा देंगे तुम सीधे एक ही बार में भसोट हो जाओगे। चुपचाप सुन लो, यहां पर क्लास में डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? प्रोटोसेल क्या है सर जी? तुम जैसे बालक कभी पढ़ते नहीं, सब डिस्टर्बेंस क्रिएट करने आते हैं। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए फटाफट, जल्दी से सोच। मैं भी पागल हूं यार, मैं तुम्हारे पर टाइम वेस्ट क्यों करूं? हटो। हाँ भाई, जल्दी से मुझे बताओ फटाफट, तुम क्या पैदा करना चाहते हो? सर जीवन। और उस जीवन की खूबी क्या लाना चाहते हो? सर उस जीवन के अंदर, उस जीवन में क्या आना चाहिए? सर ऐसा आनुवांशिक पदार्थ जो प्रतिकृति कर सके। क्या इस प्रोटोबायोंट के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड था, जो भी न्यूक्लिक एसिड था, चाहे वो आरएनए, डीएनए, क्या उसमें प्रतिकृति हो रही है? नहीं सर, प्रतिकृति नहीं हो पा रही। तो क्या करना पड़ेगा? अरे हमको नहीं पता यार, अमित यादव किसने दिया? हाँ जी, इस न्यूक्लिक एसिड में प्रतिकृति हो रही है। हाँ सर, हो रही है। तो ये प्रतिकृति दिमाग लगा, ये प्रतिकृति कराने के लिए कुछ चेंज लाना पड़ेगा उस न्यूक्लिक एसिड में। ये प्रतिकृति कराने के लिए कुछ चेंज कराना पड़ेगा उस न्यूक्लिक एसिड में, कुछ म्यूटेशन कराना पड़ेगा उस न्यूक्लिक एसिड में। सोचो, यस और नो, क्या करना पड़ेगा? चेंज लाना पड़ेगा, कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा, कुछ म्यूटेशन लाना पड़ेगा, जिससे वो न्यूक्लिक एसिड क्या करने लग जाए? प्रतिकृति करने लग जाए। है ना? करने लग जाए ना? है ना? इतनी सी बात अभी तक देखना, समझना। दिस इज न्यूक्लिक एसिड, ये है प्रोटीन, ये है लिपिड, ये है कार्बोहाइड्रेट्स। कौन कौन, क्या क्या बोला मैंने? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद ये है हमारे लिपिड्स, ये है हमारे प्रोटीन्स, और ये है हमारा न्यूक्लिक एसिड, Na, न्यूक्लिक एसिड। बेटा इस न्यूक्लिक एसिड को हमने बीच में प्रोटेक्ट कर रखा है, क्योंकि हम न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि यही न्यूक्लिक एसिड, देख भगवान की लीला देख यार, न्यूक्लिक एसिड बीच में है, किसमें? प्रोटोबायोंट्स में। न्यूक्लिक एसिड बीच में है, किसमें? प्रोटोबायोंट्स में। उसको प्रोटेक्ट कर रखा है, क्यों? क्योंकि तू जानता है कि न्यूक्लिक एसिड वो मटेरियल होएगा जो आनुवांशिक पदार्थ में तब्दील होएगा, और वो आनुवांशिक पदार्थ अगली पीढ़ी में जाएगा, इसलिए न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट कर रखा है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? सर म्यूटेशन करने के लिए ये दोनों चीजें जो है, ये म्यूटेशन नहीं करने दे रही हैं। कौन? ये लिपिड्स और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, इस प्रोटोबायोंट्स के अंदर म्यूटेशन को संपन्न नहीं होने दे रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इस लिपिड्स को, मैं इस कार्बोहाइड्रेट को इस प्रोटोबायोंट में से हटा दूं, सोच, इस प्रोटोबायोंट में से हटा दूं, किसमें से? प्रोटोबायोंट में से हटा दूं, किसमें से हटा दूं? दिमाग लगा, प्रोटोबायोंट में से जो क्या मिल रहा था प्रोटोबायोंट में? सर प्रोटोबायोंट में लिपिड भी है, प्रोटोबायोंट में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटोबायोंट में प्रोटीन भी है, प्रोटोबायोंट में न्यूक्लिक एसिड भी है। हमें न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन कराना है, लेकिन म्यूटेशन होने नहीं दे रहे। कौन? लिपिड और कार्बोहाइड्रेट।
ये कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स म्यूटेट होने नहीं दे रहे, रेडिएशन अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, यानी कुल मिलाकर म्यूटेट नहीं होने दे रहे हैं। अगर मैं इनको हटा दूं, किसमें से, इस प्रोटोबायोंट्स में से हटा दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा सर? मेरे पास बचेगा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अब आप मुझे बताइएगा, ये चार चीजें से दो चीज बन रही है। अभी तक तूने देखा था एटम से बना, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बना कंपाउंड, कंपाउंड से बना इनऑर्गेनिक भी बना, ऑर्गेनिक भी बना, सरल भी बना, जटिल भी बना, फिर प्रोटोबायोंट्स भी बना। सडनली प्रोटोबायोंट्स में चार चीजों में से दो चीजों को उड़ाकर सिर्फ दो चीजें रख दी हैं। दिमाग लगा यहां पर, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ जो थे, चार जटिल कार्बनिक पदार्थ से आपने दो जटिल कार्बनिक पदार्थ बना दिए हैं। ये कैसा इवोल्यूशन तेरे को दिखाई दे रहा है यार? ये कैसा इवोल्यूशन तेरे को दिखाई दे रहा है? क्या यहां से यहां प्रोग्रेस हो रही है या उल्टा हो रहा है? ये प्रोग्रेस हो रही है भाई। आप सरल से जटिल चीज बना रहे थे, एटम से, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, सरल, जटिल, प्रोटोबायोंट, यानी हम जटिल 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 चीजें बना रहे थे। सडनली एक जटिल चीज में से चीजें हट गई और ये चीज बन गई जिसमें सिर्फ दो चीजें हैं। ये कैसा विकास हो गया सर? ये रेट्रोग्रेसिव विकास हुआ है। अब तक याद रखना, जब से इस पृथ्वी पर विकास स्टार्ट हुआ है ना, सिर्फ एकमात्र ऐसा स्टेप रहा है हमारी पृथ्वी पर जब रेट्रोग्रेसिव विकास हुआ है। सिर्फ एक ही बार हुआ है, और वो कब? जब हमने प्रोटोबायोंट से ये बनाए हैं। नाउ व्हाट इज दिस सर? ये है इयोबायोंट। कौन है ये? इयोबायोंट। इयोबायोंट किससे बना हुआ है सर? प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से। किससे बना हुआ है? प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। डन? हाँ जी सर, ये तो नॉन एंजाइमेटिक थे, तो बताएगा कौन? बताएगा कौन मतलब ये हटाएगा? हटाएगा पूछ रहे हो, बताएगा? सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, मैं टॉयलेट गया था। अगर तू मेरे पास होता ना, कसम से तेरे को उल्टा करते और तेरे दे दनादन लगाते, दे दनादन। सच्ची कह रहे हैं, दे दनादन। मन तो ऐसा कर रहा है हमारा, कसम से। अच्छा सच्ची कसम से ऐसा मन कर रहा है, ये लगाते, ये ए तड़ाक। फिर कभी किसी टीचर के सामने ना कहता, सर हम सुसु पट्टी करने गए थे, एक बार प्लीज जल्दी से रिपीट कर दो सर। यार हे भोले। हाँ भाई, क्या बना दिए हैं? इयोबायोंट्स बना दिए हैं। इयोबायोंट्स किससे बनाया बेटा हमने? प्रोटोबायोंट्स से। प्रोटोबायोंट्स में से चीजों को हटाया। अब बेटा फिर वही, कैसे हटाया, किसने हटाया, क्यों हटाया, ये तो समझ में आया। किसने हटाया, कैसे हटाया, ये स्कॉलर्स यानी हायर क्लासेस में, यानी रिसर्च के टॉपिक होते हैं, है ना? समझ में आया? जब आप 9th क्लास में तो बोलते थे ना ये 10th क्लास में आएगा, 10th क्लास में तो बोलते थे ना 11th क्लास में आएगा, 11th क्लास में तो बोलते थे ना 12th क्लास में आएगा। अब ड्रॉपर तो बोलेंगे ना हायर क्लास में आएगा, हायर क्लास में जाओगे तो और पढ़ाई करना, और पढ़ाई करोगे पीएचडी करना, पीएचडी करने के बाद और स्टडी करना, तो स्टडी करते जाओ। सीधी बात है, पढ़ाई कभी खत्म थोड़ी ना होगी। तो यहां पर ये कौन हटाएगा, कैसे हटाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट है समझने वाली वो ये कि हम यहां पर इनको हटाकर ये रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि मेरे भाई ये चीजें इस न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन नहीं होने दे रही है, और हमें म्यूटेशन करना है। क्यों करना है? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में अभी तक प्रतिकृति की क्षमता नहीं आई है, और हमें प्रतिकृति चाहिए, तभी तो जीवन का पहला रूप तैयार होगा। तो कुल मिलाकर इनको हटाना पड़ेगा, सिर्फ ये दो चीजें रखनी पड़ेगी। ये दोनों चीजें मिलकर क्या कहलाती है? इयोबायोंट। तो प्रोटोबायोंट से इयोबायोंट के प्रोटोबायोंट से इयोबायोंट के बनने का सफर जो है वो कैसा विकास है? रेट्रोग्रेसिव विकास है। लिख लेना, इस चीज को याद रखना, भूल मत जाना। क्या? प्रोटोबायोंट से इयोबायोंट बनाने तक का जो विकास जो है वो कैसा है? रेट्रोग्रेसिव है। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब आगे की कहानी हम कल करेंगे। कितने बजे करेंगे? 3 बजे करेंगे। लेकिन जाने से पहले सुनो, जाने से पहले हमको एक बात सोच समझकर बस आंसर देते हुए चले जाना, बस इतना सा आंसर देते हुए चले जाना। मुझे इस न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन कराना है, और म्यूटेशन कराकर मुझे इसके अंदर रेप्लिकेशन स्टार्ट कराना है। म्यूटेशन कराकर इसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट कराना है, ठीक है? तो यहां पर दो चीजें आ रही हैं। अभी तक एंजाइम तो बना नहीं अभी तक कोई एंजाइम नहीं बना। मैं आपको इतना सा हिंट देकर जा रहा हूं। एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन प्रकृति का नहीं होता, एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन प्रकृति का नहीं होता, किसी और प्रकृति का होता है, और वो किसी का रेप्लिकेशन करा सकता है। हिंट देकर जा रहा हूं। क्या बोला मैंने? एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन प्रकृति का तो नहीं होता, डैश प्रकृति का होता है, और दिमाग लगा, वो डैश प्रकृति का होता है, और वो डैश का रेप्लिकेशन करा सकता है। निकिता समझ गई, और भी कई बच्चे समझ गए। वेल डन, सारे बच्चे समझ गए थे, समझदार हो, बहुत बढ़िया। डेफिनेटली यहां पर ये न्यूक्लिक एसिड कौन रहा होगा? आरएनए, क्योंकि म्यूटेशन कराना है, और म्यूटेशन अगर कराना है तो ये होगा आरएनए, जिसमें म्यूटेशन आएगा। एक ऐसा आरएनए जो एंजाइम की तरह कार्य करेगा। वो एंजाइम जो राइबोजाइम कहलाएगा, वो यहां पर जो आरएनए होंगे उनका रेप्लिकेशन कराएगा। समझ में आया? कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पढ़कर आइएगा बेटा, बिना पढ़े मत आइएगा, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। 10 बजे तक पढ़ाओ बस। कल अपन 5:30 बजे तक पढ़ेंगे, 2.5 घंटे क्लास कर लेंगे। आज इतना ही था, मर गया मेरी माँ। कल अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो 12 बजे आप क्लास देख सकते हैं, वहां पर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन कराऊंगा। करने हो तो कर लीजिएगा, टाइम मिले तो। बाय बाय बच्चों। भाई मैं घर कैसे जाऊंगा? मैं तो हालत नहीं, थक गया मैं बहुत ज्यादा। ड्राइवर बुला दो कोई। बाय।